मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। अपने कदमों से निशान बनाने वाले और दूसरों के लिए मार्गदर्शन करने वाले, मार्ग को प्रशस्त करने वाले एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ हैं व्यूअर्स। नाम है श्री जेसी शर्मा सर। He was executive director in BHEL. He served BHEL for 38 years. इन्होंने अपना DCE से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया, उसके बाद मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की है और BHEL में 38 इयर्स सर्व करने के बाद भी ये रुके नहीं। इनका लर्निंग मोड इतना ज़्यादा था, इतना हाई एनर्जेटिक था कि इन्होंने BHEL छोड़ने के बाद, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने फिर एस्ट्रो में अपनी PhD हासिल की। PhD हम बोल सकते हैं कि ही इज़ वर्किंग एज ज्योतिषाचार्य राइट नाउ। साथ ही साथ बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हैं ये, और अभी भी ये स्कॉलर हैं फिलॉसफी में, बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं जेसी शर्मा सर से। सर, हाईली वेलकम, वार्मली वेलकम हियर। वी आर रियली ऑनर टू हैव यू ओवर दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है, मार्ग प्रशस्त करेगा उनका। क्योंकि जैसा कि मेरे को आपके बारे में जितना मैंने नॉलेज गेन किया है इस इंटरव्यू से पहले, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आपकी जर्नी बहुत ही प्रतिभाशाली रही है, बहुत ही उसमें स्ट्रगल्स भी बहुत रहे हैं, चैलेंजेस भी बहुत रहे हैं, मगर उन चैलेंजेस को जिस तरीके से आपने डील किया है, उनके साथ आपने अपने आप को डेवलप किया है, मुझे पक्का विश्वास है कि आज के सेशन से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एनकरेज होंगे, एनलाइटन होंगे। और ये बात पक्की है कि केवल उनको किसी गेट एग्जामिनेशन या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर ये भी पक्का है कि उनका एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इस सेशन से होने वाला है। तो मोस्ट वेलकम सर। आइए शुरू करते हैं सेशन को। आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कब BHEL ज्वाइन किया। थैंक यू अमित। मैं इस वक्त सुन रहे सारे आपके ऑडियंसेस को नमस्कार करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। जैसा आपने पूछा मुझसे, मैंने बीटेक 78 में किया, फिर उसके बाद में मैं 1 साल प्राइवेट सेक्टर में रहा। कंपनी का नाम था उषा टेलीहॉइस्ट। फिर 79 में मैंने BHEL ज्वाइन किया, और अब मैंने BHEL ज्वाइन उनके भोपाल प्लांट में किया, जिसको HEP बोलते हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट। 1956 में उसकी शुरुआत हुई, एंड इट इज़ वन ऑफ द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एज वी यूज्ड टू से। उसके बाद में मैं वहाँ 5-6 साल वहाँ रहा। मैंने वहाँ एक DC मशीन डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ मैंने एज ए DC मशीन डिज़ाइनर ज्वाइन किया जी। और फिर वहाँ 5-6 साल काम करके, क्योंकि जो हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे ड्रैग लाइनर्स, उसमें DC मोटर्स यूज़ होती हैं जी, तो उनके डिज़ाइन में हम लोग इन्वॉल्व थे। फिर मैं वहाँ से मोटर सेल्स में आया, और वहाँ से फिर मैं दिल्ली में एक BHEL का डिवीज़न है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने वो एज ए सीनियर इंजीनियर ज्वाइन किया। तो सर, जब आपका BHEL में फर्स्ट टाइम आपको न्यूज़ मिली होगी, मैं एक तो होता है ज्वाइन कर लेना, एक होता है न्यूज़ पता चलना, है ना। जैसे आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फिर विद BHEL, मैंने आपकी गाइडेंस में भी काम किया है और बहुत कुछ सीखा है ना। इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि चीज़ें बहुत ईजी होने वाली हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आगे लाइफ में। तो सर, जैसे आपको न्यूज़ पहली बार पता चली कि मेरा BHEL में सिलेक्शन हो गया है, तो कैसा आपका, क्या परिवार का क्या रिएक्शन था, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन आया, मतलब क्या असर क्या था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस न्यूज़ को सुन के। देखो अमित, इसको मैं इस तरह से बताऊंगा। बात 1978 है, 70s की है, लेट 70s की। उस वक्त इकोनॉमी हमारी इंडिया की इतनी ओपन अप नहीं थी, तो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर was playing a very great role in the lives of the people. और अगर किसी आदमी का पब्लिक सेक्टर में PSUs जिसको हम बोलते हैं, या गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है या होता था आज भी, तो कई सारी क्वालिटीज़ तो लोगों को समझ में आ जाती है कि आप में कुछ कैपेबिलिटी है जी। और उससे आपकी जो पर्सनल वैल्यू बढ़ती है जी। वो एक एस्पेक्ट तो है ही, साथ में सिलेक्शन होने के कारण आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है जी। और सेंस ऑफ अचीवमेंट के बारे में बाद में उसी से कनेक्टेड है कि लोग आपको
जो थोड़े दिन पहले जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता था तो लोग सोचते थे ये पता नहीं क्या करेगा, ये कुछ करेगा नहीं करेगा, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। मैं ये कहूँगा कि एक इस तरह का सिलेक्शन जब किसी भी कंपनी में होता है तो उस वक्त ये एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन एक बिल्कुल बच्चे के लिए हम होता है। बोल सकते हैं कि एक सामाजिक तौर पर आपको एक पहचान मिलती है, मतलब समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा बननी शुरू हो जाती है हाँ, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। अच्छा, फिर साथ के साथ क्या होता है कि नौकरी मिलने तक या किसी वर्क प्रोफेशनल एंगेजमेंट, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, एंगेजमेंट होने तक आप उस एरिया में उसके लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम डिवोट करते हैं, वेकिंग आवर्स का। बट जब आपके पास एक नौकरी होती है तो फिर आपके पास सर्टेनली कुछ हद तक जो आपकी चिंताएं कम हो जाती है, फिर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है और उस टाइम को आप अपनी आपने जो पेंडिंग काम रखे थे, जो पेंडिंग हॉबीज़ रखी थी, उनको पूरा करने में लगा सकते हैं। तो ये उसका एक नौकरी मिलने का या एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने का एडेड एडवांटेज होता है। सर ये तो मैंने भी देखा है सर कि डेफिनेटली आपको एक टाइम मिलता है, आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पीएसयूज़ में हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसा कि अगर टाउनशिप में भी कहीं जाएं तो टाउनशिप भी इतनी वेल डेवलप्ड होती है कि वहाँ पर आप इट्स अ काइंड ऑफ शहर सर, है ना? ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन अ सिंगल बाउंड्री वी कैन से। ओके, अच्छा सर, ये तो जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी बात चल रही है। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपने एक फीलिंग आपकी आई, बट व्हाट अबाउट द फीलिंग ऑफ लेट्स से पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है जब ये सुनते हैं कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो चुका है? और साथ के साथ जैसा कि मेरा मानना है सर, कुछ रिलेटिव्स ऐसे ज़रूर होते हैं आपकी सराउंडिंग में जो कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं या कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि आपका बेटा क्या करेगा, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। बट व्हेन दे आर गेटिंग द न्यूज़ कि सर ये भाई आप तो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा इस पर भी आप बताएं कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था और रिलेटिव्स की तरफ से क्या रिएक्शन आया इस पर। देखो, मैं थोड़ा सा सिलेक्शन से पहले की बात करूँगा जी। जैसा कि इंडियन एनवायरनमेंट में होता ही है कि अगर मैं कहूँ थोड़ा सा लाइटर साइड में, कि जो आपके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं तो दे आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट यू कि इनका लड़का क्या कर रहा है या इनकी लड़की क्या कर रही है। तो उनकी क्यूरियोसिटी आपके पेरेंट्स की एंजाइटी बढ़ाती है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें और ये एंजाइटी उनकी कुछ केस में हो सकता है कि अनरीजनेबल हो, बट नॉर्मली इट इज़, अगर ये इसके लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो रीजनेबल चीज़ है। तो हम किसी भी बच्चे का इस वक्त एक अभी ये हम सिलेक्शन से पहले की स्टेज की बात भी मैं करूँगा, इसमें कर ही रहा हूँ कि लड़के का या लड़की का अपने पेरेंट्स की एंजाइटी को थोड़ा सा समझना भी बहुत ज़रूरी है और उनको एड्रेस करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन होता ही है लाइफ में, पेरेंट्स के साथ तो खासकर होता ही है जी। इस एज में, नौकरी मिलने से पहले या यंग एज में। बट हमारा काम ये है कि डायलॉग किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं चाहिए। और जब तक तुम्हारे पेरेंट्स आपके डायलॉग से सेटिस्फाइड है, जब तक वो जानते हैं कि ये सही दिशा में चल रहा है, ये कुछ कर रहा है, टाइम ख़राब नहीं कर रहा, तो उनको ये बहुत ज़्यादा, एज ए पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज ए पेरेंट वी आर एंक्सियस, बट एट द सेम टाइम इफ़ आवर कंसर्न्स आर एड्रेस्ड बाय आवर चिल्ड्रन, तो फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, पेरेंट्स के बीच में एक बच्चों का एक छोटा सा एक गैप आप कहना चाहेंगे, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है? नहीं, हाँ, एक कम्युनिकेशन गैप को हटाने का जो थोड़ा सा प्रयास बच्चों को करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और क्योंकि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में लाइफ के, आपके पेरेंट्स आपके बहुत बिगेस्ट सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल, उनसे बड़ा शुभचिंतक तो कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और तो अगर आप भी पेरेंट हैं तो आप भी इस बात को समझेंगे। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि अगर हम पेरेंट्स के साथ डायलॉग मेंटेन करके रखते हैं तो वो जो रिलेटिव्स वगैरह की जो चीज़ें हैं, जो स्केप्टिविज्म रिलेटिव्स दिखाते हैं, जो क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, उनको हैंडल भी हमारे पेरेंट्स कर लेते हैं। बिल्कुल सही सर। एज ए चिल्ड्रन हमको सोचना ही नहीं उस बारे में, हम बहरे बनना है हमको।
सिंपल बात है। बिल्कुल, मतलब अल्टीमेटली अपने काम पर ध्यान देना है, काम पे ध्यान और हमें दूसरों के रिएक्शन से, चाहे वो नेगेटिव है, वो कई बार हम नेगेटिव रिएक्शन से बहुत ज़्यादा दूसरे मोड में चले जाते हैं। हम उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं, जवाब अपने आप मिलेगा, जहाँ तक मैं समझ पाया आपकी बात को, जवाब अपने आप मिलेगा, मगर हमें अपने काम पे ध्यान देना है, हमें नेगेटिव थॉट्स पे नहीं जाना है, और पेरेंट्स से कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन हमारा होना चाहिए। जी। ये बात बिल्कुल सही है सर। आजकल जो जनरेशन है, जो बच्चे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, व्यूअर्स आप भी जरा इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। पेरेंट्स कभी हमें जब डांट रहे होते हैं तो हमें कई बार बुरा लगता है, और ये एक नेचुरल फेनोमेना है सर इस एज पर, जब हम या टीन एज पे होते हैं, थोड़ा सा टीन से ऊपर 22, 23, 24 साल की उम्र में, तो थोड़ा हमें बुरा लगता है। मगर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है। सो डेफिनेटली वी हैव टू बी इन कन्वर्सेशन विद आवर पेरेंट्स कंटिन्यूअसली, ओके, है ना। तो यहाँ मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा जी कि अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन हमेशा प्रीवियस जनरेशन से समझदार तो होती है, ये इस बात में कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें अपने पेरेंट्स को कुछ तो अवार्ड बोल सकते हैं सर। हमारी सक्सेस इज अ काइंड ऑफ, लेट्स से दे विल बी गेटिंग वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो इतना तो समझ में आता है कि आज की डेट में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लास्ट में सपोर्ट आपका नहीं चाहिए। उनकी खुशी इसमें है कि आप सफलता को प्राप्त करें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी के भी पेरेंट्स कितने कितने लेवल आपसे डिफरेंट हो, जो कि होना ही है, बिकॉज यू आर द न्यू जनरेशन, एग्जैक्टली, बट उनके पास भी कुछ तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली उनका एक एक्सपीरियंस है जो हमेशा आपसे ज़्यादा ही रहेगा। आप उनके एक्सपीरियंस को कभी भी टच नहीं कर तो सकते। जब भी रेलेवेंट हो उसको यूज़ करिए। जी जी, सिंपल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि एज ए न्यू ज्वाइनर आपका ऐसा क्या प्लानिंग थी, या किसी बच्चे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ को लेके? मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट भी होते हैं, अलग अलग जगह पर सिलेक्ट होते हैं, पर इवन दो दे आर नॉट दैट मच डेडिकेटेड, या कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि वो वहाँ जाकर भी फेलियर को फील करते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ पर फेलियर को फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बहुत लंबी जर्नी देखी है। बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी लाइफ में इस जर्नी को प्राप्त कर, मतलब अचीव कर पाते हैं, आई कैन से, क्योंकि डायरेक्टर लेवल तक पहुंचना आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 1% और 2% पीपल। तो एज ए न्यू ज्वाइनी आपका क्या प्लानिंग थी सर? क्या आपका लेट्स से व्यू था, विजन क्या था BHL में ज्वाइन करके? देखिए, मैं इसको कुछ इस तरह से डिस्कस करूँगा आपसे। ये प्लानिंग हम लोगों को मॉडर्न थिंकर्स और मॉडर्न जनरेशन प्लानिंग के बारे में बहुत सोचती है जी। बट 1985 में एक किताब आई थी जिसको एक मैकेंजी के जो मैनेजमेंट ट्रेनी थे उन्होंने लिखा था। उस किताब का नाम था इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस जी। तो उस किताब में उन्होंने प्लानिंग के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। उन्होंने 1000 कंपनियों का एक सर्वे किया था कि ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, इनकी एक स्किल, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या कौन सी इनकी जो USP है जिसके कारण वो इतनी ऊपर गई। तो उसमें उन्होंने उस वक्त 85 में ये उस किताब में लिखा कि कॉरपोरेट प्लानिंग और प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ मैं एक चीज़ साफ कर दूं कि मैं प्लानिंग को एज सच को अंडरमाइन नहीं कर रहा जी, बट उसको हमें कितना इम्पोर्टेंस देना है वर्सेस डूइंग। जी, जिंदगी में काम करो, डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग तो ये इस कमिंग बैक टू द इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस स्टोरी, जब 25 साल के बाद उन राइटर्स से दोबारा पूछा गया कि भाई वो आपने 25 साल पहले किताब लिखी थी, तब आपने प्लानिंग को बड़ा एम्फेसाइज किया था, तो आज आप क्या सोचते हैं? तो उनका जो एक कमेंट था वो मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने यही बोला कि प्लानिंग अगर हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी हो तो जो डूइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तो कुछ गलतियां करेंगे, उस गलतियों से आप कुछ सीखेंगे और उससे आपका रोड मैप बनता जाएगा। उससे आपकी जो आप, जैसे एडिसन ने भी कहा कि अब मैं 900 गलतियां जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। एग्जैक्टली जी सर। तो सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये बात पक्की है कि ज़्यादातर लोगों का सक्सेस को, मैं फेलियर नहीं बोलूँगा, पर सक्सेस को बहुत जल्दी प्राप्त ना कर पाना, क्या हम ऐसा मान सकते हैं द पीपल आर इन द प्लानिंग मोड बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग दैट एट ए सेम टाइम?
या एक डेमिंग साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था PDCA, है ना, जो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने हमें भी सिखाई हैं। तो कैसे हम इसको PDCA से रिलेट कर सकते हैं? मैं इसको आप सही कह रहे हैं। प्लानिंग, जैसे मैंने शुरू में कहा, प्लानिंग का रोल अंडरमाइंड नहीं हो सकता, लेकिन एट द सेम टाइम प्लानिंग कभी आपका ड्राइवर भी नहीं हो सकता जी। क्योंकि लाइफ इज़ ए डायनेमिक सिचुएशन और लाइफ में चीज़ें बदलती रहती हैं। और अगर आप बोलोगे नहीं हमने ये प्लान किया था ऐसे चलेंगे, तो नेचुरली उस जो आपका जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो गोल आपने सेट किया है, उसके अचीवमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली आपको इवेल्युएशन करना है, रिव्यू करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं जी जी। वर्सेस प्लानिंग। तो ये प्लानिंग और डूइंग का एक्ट है। तो इस संदर्भ में डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं सर, जैसा कि मुझे आपकी बातों से कुछ अब मैं डेमिंग साइकिल पे आता हूँ। जी। जब हिंदुस्तान में पहली बार डेमिंग अवार्ड मिला, किसी एक बहुत छोटी कंपनी थी, 80s की बात थी, आई सपोज, आई मे बी रॉन्ग इन टाइम पीरियड, बट इसी वक्त की बात है जी। एक सुंदरम फास्टनर करके चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, उसको पहली बार हिंदुस्तान में, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, उसको पहली बार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का डेमिंग प्राइज मिला। अच्छा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तब जबकि लोग क्वालिटी वगैरह कुछ समझते ही नहीं थे जी। अब ये सारी बातें मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमने क्वालिटी भी ड्राइव किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक BHL वाज द वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल कंपनीज हु वेंट फॉर TQM। सारे लोग उस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सुंदरम फास्टनर को कैसे मिला डेमिंग अवार्ड जी। तो ये उनके MD से मिले, एक टीम गई जी। उस टाइम पे CII की एक टीम बनाई गई, वो वहाँ गई और उन्होंने उनसे पूछा उनके MD से, तो उन्होंने बोला भाई हम कुछ नहीं जानते ये क्वालिटी, हम तो ये करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि कल ये करना है, हम वो अगले दिन करते हैं, उससे हम प्रोसेस इंप्रूव करते हैं, जहाँ पर कोई कमी रह जाती है उसको हम दोबारा प्लानिंग करते हैं, दोबारा चेंज करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं और रिव्यू हम अपने जो हमारा पर्पस है उसको मद्देनजर रखते हुए करते हैं कि वेदर वी हैव अचीव्ड आवर पर्पस, जिसको कि अगर मैं बोलूं कि द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा आई ओपनर था उस टाइम पे हम भी क्योंकि BHL में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मुहिम में लगे हुए थे, तो हमें वो वाकया आज तक याद है। नहीं सर, तो इसका मतलब जो PDCA है, आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी, अगर हम इसी को, जैसा मैं आपके बातों से बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हुई। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को जो समझ में आता है कि आपने एग्जीक्यूट भी किया, प्लान डू चेक एक्ट PDCA। तो जैसा कि हमने देखा कि आपने डूइंग तो की, मगर आप डूइंग करते जा रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स इन अ करेक्ट वे, आपने चेक ही नहीं किया ना। तो अल्टीमेटली जैसे सपोज कोई बच्चा है जिसने प्लान किया कि मैं गेट के लिए तैयार करूंगा, मैं XYZ किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करूंगा, पहली बात तो उसका फेलियर होता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है टाइम से। अगर एग्जीक्यूट भी कर रहा है तो वो ये नहीं देख रहा है कि मैंने गलतियां कहाँ हो रही हैं। अगर वो अपनी गलतियों से सीखता रहे और कंटिन्यूसली वर्क करता रहे, जैसे आपने बहुत एम्फेसाइज किया कि डूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द PDCA साइकिल। तो पहले डू करना है, आपको चेक भी करना है, और जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उससे अपने आप को सुधार के आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, जितना कि मैं आपके ये एक्सप्लेनेशन से समझ पाया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स के लिए? मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। माइक्रोसॉफ्ट आज जाना माना नाम है जी, बट अगर आप 80s की माइक्रोसॉफ्ट की उनका वर्किंग एनवायरनमेंट, उनका सीन याद करें जी, तो शुरू में माइक्रोसॉफ्ट हर 10 दिन में, हर एक हफ्ते बाद एक पैच लेके आता था। उस टाइम पे पैच बोलते थे, आजकल के बच्चों को तो शायद पता भी नहीं होगा। नहीं सर, मुझे भी नहीं पता। तो और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या, और एक चीज़ आजकल के बच्चों को शायद पता है कि जब हम इंटरनेट पे कोई एरर आती है तो उसमें आता है फाइल नॉट फाउंड 404 जी। तो 404 क्या है? इन लोगों ने अपनी गलतियों को कोड कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने जो पूरी तरक्की करी गलतियों के कारण ही करी जी। और उन्होंने क्या किया, गलतियों से सीखने के लिए हर गलती को एक कोड दे दिया। जैसे आई विल रिपीट, फाइल नॉट फाउंड 404। अब उसका क्या करना है, एक उसमें एक उनकी साइट पे उनकी जो कस्टमर हैंडलिंग साइट है या कंप्लेंट अटेंडिंग साइट होती थी उस टाइम पे, तो उसमें लेवल्स होते थे।
जब वो इंजीनियर को भेजते थे तो उनके पास कुछ एक्सेस राइट्स होते थे जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जैसे फाइल नॉट फाउंड इस टाइप से बेसिक लेवल जी। तो वो एक उनके पास होता था कि ये आप चीज़ें चेक करिए। फिर एक मिडिल हायर लेवल की ट्रबल शूटर की एक्सेसिबिलिटी होती थी और फिर एक टॉप लेवल की। और उस टाइम पे 80s में 90s में देवर ऑपरेटिंग, हमने खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में आईटी हैंडल किया है जी। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर होता था। हम बड़े सरप्राइज होते थे, वो चाइना से कंट्रोल ले लेता था हमारे सर्वर का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का, और वहाँ से वो ठीक करता था और 24 घंटे कोई ना कोई लगा है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी करेंगे। मतलब जैसा कि मैं स्टूडेंट्स को भी सर इससे गाइड करना चाहूँगा कि ध्यान रखिए, आप लोगों को प्लान करना है, डू करना है, मगर ये भी ध्यान रखिए कि आप जो गलती एक बार कर रहे हैं वो गलती आपकी तैयारी में दोबारा ना हो। आपने कभी कोई फॉर्मूला पढ़ लिया, आपने उसे अप्लाई करने में कहीं गलती की, मान के चलिए आपने यूनिट जिसमें रखनी थी आपने यूनिट में नहीं रखा, तो मुझे लगता है कि एक बार गलती करिए, एग्जाम से पहले जितनी गलतियां करनी है कर लीजिए, क्योंकि अब आपने उसका 404 कोड बना लिया है, आपकी सारी गलतियों का कोड बन चुका है, आपको पता है कि इतनी तरह की गलतियां होती हैं। नाउ यू हैव टू टेक केयर, भाई ये गलतियां हैं एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। मैं इस वक्त अपने यंग ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा जी सर। कि 1995 में एक हमें स्लाइड दिखाई गई थी, तब हम यंग थे कंपैरेटिवली। उस टाइम पे एक स्लाइड में था कि रिपीटेड मिस्टेक्स इन द कंपनीज और पर्सनल लाइफ आर 75% एंड ओनली 25% मिस्टेक्स आर न्यू जी। एंड सो तब से जहाँ जहाँ जिनसे भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ, खास इस टाइप के फोरम में, मैं कहता हूँ भाई मिस्टेक करना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आप देखिए। तो अभी तक अमित हमने 2 फैक्टर्स की बात करी, एक न्यू जॉइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। एक तो प्लानिंग वर्सेस डूइंग, और एक PDCA साइकिल जिसको आपने बताया भी कि प्लान डू चेक एक्ट, डेमिंग साइकिल, जो कि क्वालिटी फील्ड में अपने ज़माने में मशहूर साइकिल था, आज भी है। अब मैं तीसरा फैक्टर की बात करूंगा, जो कि है कि देखिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनके विजन मिशन है, वो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए जी। और एक न्यू ज्वाइनर को सबसे पहला काम वही करना चाहिए कि एक कंपनी हमसे क्या चाहती है या कंपनी की विजन मिशन वैल्यूज़ क्या हैं, और अगर हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं अगर उससे अलाइंड होंगे तो हमारा कहीं ऑफिस में या बॉसेस के साथ में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, तो लाइफ बढ़िया चलेगी। Exactly. और ये तो तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर है कि अब सवाल ये है कि हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, तो हम कुछ कंट्रीब्यूशन करें, तो हम ये देखें कि कोई भी काम जिसमें हम इन्वॉल्व हैं कैसे हो रहा है और उस काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसको सोचें। अब वो आप, क्योंकि आप ज्वाइनर हैं, आप इनिशियल लेवल पे हैं, हो सकता है कि आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट ना हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आपके एटीट्यूड की। अगर आपका ये शुरू से एटीट्यूड रहेगा कि मैं चीज़ों को डिफरेंटली देखूँ, कोई नई चीज़ हो सकती है तो उसको पॉइंट आउट करूँ, आप इस झमेले में मत पड़िए कि भाई मैंने सजेशन दिया है तो मानना ही चाहिए, हो सकता है मैनेजमेंट ना माने। तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, इसको मैनेजमेंट के टर्म में बोलते हैं बेंचमार्किंग। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक हिल्टन चेन ऑफ होटल थी, तो उनका जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, बिजनेस प्रोसेस, उनको मार्क करना, उनको बेंच मार्क करना था, तो वो चाहते थे कि वर्ल्ड में बेस्ट हो। अब वो होटल चेन तो वर्ल्ड में बेस्ट थी जी, तो अब उनके सामने ये समस्या आई कि ये जो हम किससे बेंचमार्क करें, कंपटीशन, कोई कंपटीटर नहीं है हमारा, कोई कंपटीटर नहीं है जी। तो मैं एक थिंक डिफरेंटली और बेंचमार्किंग का एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनकी जो इनोवेशन वाली टीम थी वो बैठी, उनको ये काम दिया गया कि भाई आप बताइए कैसे बेंचमार्किंग होगी। तो दे केम अप विद द आइडिया, उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी कहाँ होती है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आफ्टर ऑल भाई नाम पता लिखा जाता है और तो कुछ होता नहीं, यही होटल में होता है। तो उन्होंने कहा ये नाम पता लिखने की जो प्रोसेस है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल किस इंडस्ट्री में है। तो उनकी टीम ने बताया कि ये
हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है कि आप किसी को गोली लगी है, कोई बैडली इंजर्ड है, उसका नाम पता तो लिखना ही है, तभी तो इलाज होगा जी। तो ये प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उन्होंने सोचा कि हम हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बेंचमार्क करेंगे। तो अब आप सोचिए मतलब कि कहाँ उनका प्रोसेस था 5 मिनट का, वो 1 मिनट हो गया। जी, कितने % रिडक्शन। तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। मतलब आपका कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर हमारी ही जोन में होना चाहिए, वी कैन गेट मोटिवेटेड फ्रॉम द अदर जोन्स ऑल्सो। मतलब एक होटल चेन जो है वो एक हॉस्पिटल चेन से अगर मोटिवेशन ले सकती है, उनसे आइडियाज़ ले सकती है, या उनकी प्रॉब्लम समझ के अपने को इम्प्रूव कर सकती है, सो डेफिनेटली दिस कैन बी प्लान फॉर ऑल एरियाज मीन्स पीपल कैन गो लाइक दैट। तो मैं यहाँ, जैसा आपने सही बताया, मैं 2 बातें हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि वी मे बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बट स्टिल देयर इज अ प्रोसेस टू इम्प्रूव आवर प्रोसेस। yes that is going across the industry जी, and selecting a process which is more or less similar to our process which we want to benchmark। बिल्कुल सर, है ना। जैसा क्वालिटी में शायद मैंने कुछ बुक्स रेफर किए हैं क्वालिटी की कोई भी बुक उठाइए तो लगभग पहले या दूसरे पेज में एक सेंटेंस सर जरूर आता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब आप यू कैन नॉट से कि मैं एक सबसे बेस्ट हूँ तो मेरे लिए स्कोप नहीं है। तो इसके लिए सर एक चीज़ होती है, जैसे कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा क्लास में बैठे हुए बच्चों से कंपटीशन लगाता है और वो सोचता है कि मैं बिल्कुल टॉपर बन चुका हूँ, मतलब मैं 100 की क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, मगर इट डजेंट मीन दैट ही इज़ द बेस्ट इन इंडिया या इन द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली द टॉपर्स ऑफ द क्लास कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाई योर वर्ड्स कि हाँ भाई स्कोप है, तुम्हारे इंप्रूवमेंट का भी स्कोप है, तुम अभी एक जोन में बैठे हो जहाँ पर तुम टॉपर हो। देयर इज़ अ बिग डेफिनेशन ऑफ द टॉपर। तो आप डेफिनेटली ये व्यूअर्स स्टूडेंट्स, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं। आप अपने आप को बेस्ट मान सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास स्कोप रहता है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा फैक्टर था बच्चों के लिए भी। मेरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, BHEL में जब हम ज्वाइन करते हैं और जैसे मैंने भी आई ऑल्सो सर्व देयर फॉर 14 ईयर्स, मैंने आपके गाइडेंस में भी काम किया जैसे मैंने पहले भी बताया। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि पहले 5 या 7 साल बंदा बहुत खुश है, फिर एक जोन आया जब वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ। अब ये डीमोटिवेट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसा? क्योंकि जब उसका सिलेक्शन हुआ था तो ही वॉज सो हैप्पी। मतलब इवन मुझे भी याद है सर, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन BHEL बाय लिसनिंग दैट न्यूज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं खुद, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरा सपना पूरा हो गया। तो ऐसा क्या था सर उस जो सपना मेरा फिर से दोबारा अधूरा हो गया? और देखा जाए तो फिर जब हम और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बीच के 5-10 साल अगर छोड़ दें, फिर हम और BHEL में किसी PSU में आगे बढ़ जाते हैं, देन अगेन वी आर गेटिंग हैप्पी देयर। तो ये सर जो सपना पूरा होना, फिर अगेन फीलिंग आना, सपना अधूरा रह जाना, इस पर सर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि कैसे इस चीज़ को समझा जा सकता है। देखो अमित, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर चीज़ की एक फेजेस होती हैं। जैसे जब हम ज्वाइन करते हैं, हम 20-21 साल के होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो उस एज की कुछ रिक्वायरमेंट है और उस एज का कुछ माइंडसेट है। फिर हम 8-10 साल के बाद में फिर हम मिडिल मैनेजमेंट कार्डर में हमारे इंडक्शन हो जाता है जी। तो उस स्टेज की, उस फेज़ की ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम एज ए इंजीनियर, अगर मैं बोलूँ कि जो हम हरकतें कर रहे थे या जो हमारा माइंडसेट था, अगर वही माइंडसेट और वही स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजीज हमारी काम करी जी उस पहले 10 साल में या 7-8 साल के पीरियड में, अगर हम उन्हीं स्ट्रेटजी को मिडिल मैनेजमेंट के उसमें लगाएंगे तो नेचुरली दे मे नॉट बी इफेक्टिव। और मैनेजमेंट ने आपको, आपकी वो पास्ट अचीवमेंट को देखते हुए आपको एलिवेट किया, मिडिल मैनेजमेंट में लेके आए। अब आप वही स्ट्रेटजी लगाएंगे तो वो चलेंगे नहीं, तो आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अच्छा इधर क्या हो गया कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपके में भी फैमिली हुई, बच्चे हुए, तो बच्चों का ग्रोइंग प्रेशर ऑफ ग्रोइंग देम वो भी बढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती है तो फैमिली में भी बढ़ती है। एग्जैक्टली।
तो सवाल ये है कि जो पुरानी स्ट्रेटजीज जिनके कारण आपने 5-6 साल ऐश करी, जो आपने सक्सेसफुल हुए जी, वो स्ट्रेटजीज को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये माइंडसेट आपको, आप बोलेंगे नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, हमने अचीव कर लिया, हमारे ऑफिस में और घर में रिकॉग्निशन है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं जी। तो उस एटीट्यूड को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ज़िंदगी की स्टेज में आप ग्रो करते हैं तो एक लाइफ आपकी चलती है, जिसको अगर मैं बोलूँ 2 स्ट्रीम आपकी किसी भी आदमी के लाइफ में 2 पैरेलल पाथ चलते हैं पटरी की तरह। एक पटरी आपकी ज़िंदगी है जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ, डेवलपमेंट, बच्चे, ये सब होता है जी। एक आपकी ऑफिस की लाइफ है। तो दोनों पटरियाँ इकट्ठे चलती हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। देयर इज़, अब मैं कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट। सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो पुरानी स्ट्रेटजीज जो काम करती थी अब वो शायद काम ना करें, तो आप उनका मोह छोड़ दें जी। आप वो स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाएं। बिल्कुल सर, मैं सर इस पर 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत फ़नी मोमेंट है जो आपसे मैं आज पहली बार शेयर कर रहा हूँ, है आप ही के साथ का, है ना। और एक मैं ये भी सर शेयर करना चाहूँगा 2 पॉइंट्स में से। पहले एक पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले तो जब हम इंजीनियर होते हैं, जैसे इट विल टेक अराउंड 10 to 12 ईयर्स टू गेट इनटू द मैनेजमेंट कैडर। सबसे पहले हम ईटी होते हैं किसी भी पीएसयू में, फिर हम 1 साल बाद इंजीनियर बनते हैं, फिर 3-4 ईयर्स में हम सीनियर इंजीनियर, फिर 3-4 ईयर्स में हम डेप्टी मैनेजर, देन वी आर गेटिंग इनटू द मैनेजर कैडर। तो ये एक पीरियड है जो पहले 10 साल हैं, जिसमें कि जैसा आपने बताया कि 20 साल की एज में जो रिक्वायरमेंट है, इट इज़ मेनली द, आई थिंक वी कैन से वी आर हैविंग द फ्रीडम, और जॉब लग गया है, पैसा आना शुरू हो गया है, तो वी आर इंजॉइंग दैट एंड वी आर थिंकिंग दैट कि हमारे को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब तो कोई हमारा क्या ही कर लेगा। आई थिंक दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ सॉरो, है ना। लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि 10 साल उन्होंने काम नहीं किया, या 5 साल उन्होंने उतना काम नहीं किया, या एक ही जो अप्रोच थी, अप्रोच ये थी कि मेरे बॉस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने मुझे कुछ काम दिया और मैंने वो काम किया, आई वॉज हैप्पी विद दैट कि हाँ मेरे बॉस ने जो बोला मैंने काम कर दिया। बट डेफिनेटली जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है, जो इंजीनियर्स थे वो मिडिल मैनेजमेंट में आ रहे हैं, तो नाउ यू आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द डिसीजंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे जो यहाँ पर समझ में आता है कि जब हम मैनेजर कैडर में जाते हैं, तो आपने बिल्कुल सही बोला, हम माइंड से इंजीनियर हैं, कैडर से मैनेजर हैं। नाउ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। आपको ब्रेन से भी मैनेजर बनना पड़ेगा, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से सर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मैं 10 साल बाद माइंड से भी मैनेजर बन जाऊं, मैं कैडर में तो हूं, तो शायद मुझे लगता है कि इफ आई एम फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड आई एम गेटिंग इन्वॉल्व, कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दैट, तो डेफिनेटली आई विल बी इंजॉइंग माई वर्क। आपका देखो यहाँ मैं एक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूँगा इन द सेंस कि जब आप मैनेजर बनते हैं तो आपकी जो काम करने की क्वालिटी है, खुद काम करने की जो क्वालिटी है, वो शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती जितना कि दूसरों से, आप दूसरों को अपने क्या काम लेना है, उनसे क्या काम उनको एक्सपेक्टेड है जी। वो आपका कम्युनिकेशन पार्ट जी। वो आपका प्लानिंग पार्ट, क्योंकि हो सकता है वो 2 दिन वो उसकी स्पीड आपके काम करने की स्पीड से मैच ना हो जी। तो वो आपको एक, और उसके कारण जो थोड़ी बहुत एंजाइटी आप में आएगी एज ए मैनेजर कि यार ये बॉस ने काम दिया है या ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हो नहीं रहा जी। तो वो एंजाइटी बियर करने की क्वालिटी वो आपकी नई स्किल होगी। यस यस, ये 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक है कि अब हम शुरू में एज ए इंजीनियर हम काम अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप खुद, कोई वो दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा तो मैं खुद ही कर लूँ, नो, ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये सर मुझे लगता है, लेकिन साथ में कोई अगर काम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर वो डिले हो रहा है तो वहाँ पर इन्वॉल्व भी होना है। तो एक नई क्वालिटी आपको सीखनी पड़ेगी कि यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू कंटिन्यूसली रिव्यू द प्रोसेस कि कब मुझे इंटरवीन करना है, कब मुझे दूर से देखना है और कब मुझे इनको करने देना है। नहीं, ये प्रॉब्लम तो सर इवन आई कैन सी दिस कि ये प्रॉब्लम तो रही है, और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कि
आप या तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, तो आप जो काम दूसरे से कराना है, द वर्क इज टू बी गेट डन बाय द अदर्स, बट क्योंकि आपको चाहिए कि मेरे को तो बॉस को भी दिखाना है, मेरा भी बॉस है, तो आई एम डूइंग दैट वर्क, तो फिर मैनेजरल स्किल डेवलप कहाँ हुई? तो डेफिनेटली सर आई एग्री कंप्लीटली विद दिस पॉइंट की जो आपने बोला कि ये स्किल डेवलपमेंट वाला फेज है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगी, उसमें पेशेंस रखना है, चीज़ों को बहुत ढंग से डील करना है, तो ये स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट तो थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहेगा एज यू आर मूविंग अप। और शायद मुझे लगता है सर जो लोग ये डेवलप कर लेते हैं वही शायद डायरेक्टर लेवल तक पहुंचते हैं, है ना। तो अच्छा, इसके अलावा सर मैं एक चीज़ आपसे और एक फ़नी मोमेंट था, जैसे कि आपने बताया कि PDCA के बारे में बात कर रहे थे, एक ऐसा मोमेंट भी आया था जिसमें मैं आपके साथ काम कर रहा था एंड आई रिमेंबर कि आपने जो काम दिया था, वी वर सो इन्वॉल्व, वी वर सो हैप्पी टू डू दैट, इतना मज़ा आ रहा था उस टाइम काम करके कि एक मिस्टर समरेश हुआ करते थे, मैं हुआ करता था, हम लोग रात में लगभग 10 बजे आके भी काम किए हैं। ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ काम बोला है, हम लंच के लिए डिनर के लिए घर गए हैं, लौट के आए हैं और रात को 10 बजे 11 बजे तक ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक बार सर ऐसा भी कुछ हुआ था कि आपने बोला ये काम क्यों नहीं हुआ, तो आपने मुझे एक चीज़ ये भी सिखाई थी कि पहले चीज़ों के बारे में सोचो कि इसको ऐसे क्यों करना है, आर वी हैविंग एनी अदर वे टू डू दिस, है ना, क्यों मैं ऐसे ही काम करूं, या ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि क्या इस काम को करने का या क्या इस टॉपिक को पढ़ने का, क्या इस बुक को पढ़ने का तरीका भी अच्छा हो सकता है और अच्छा तरीका हमारे पास हो सकता है। तो एक बार ऐसे ही कुछ था, आपने कुछ इंपॉर्टेंट काम मुझे दिया था, पर मुझे पता था कि ये 2 दिन बाद चाहिए। आपने मेरे ऊपर थोड़ा सा, ऑब्वियस है टाइम से हो जाए, आप लोग ही पता रहता है कि ये तो 2 दिन में ही करके देगा, आपने 1 दिन में करने का प्रेशर बनाया और मुझे बुलाया कि कैबिन में बुलाया कि अमित तुम अंदर आओ। मैं कैबिन में आया, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ मैंने उस काम पर कुछ किया नहीं था। आपने बोला कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, कब तक होगा, तो मैंने ऐसे ही मजाक में, मतलब मैंने सोचा क्या एक्सक्यूज़ दूँ, तो मैंने आपको एक बार एक्सक्यूज़ दिया, सर आई एम जस्ट थिंकिंग ओवर दिस वर्क, मैं बस सोच रहा हूँ। पर मैं इस प्लेटफॉर्म पे सर एग्री करता हूँ कि उस टाइम मैं कुछ नहीं सोच रहा था, बस आपकी डांट से बचने के लिए आपसे थोड़ा सा कुछ आप एक्शन तो नहीं सर, वी नो योर बिहेवियर, है ना, आपने रिकॉग्नाइज किया हम लोगों की मेहनत को। मगर ऐसे भी फनी इवेंट्स हुए हैं जब हम लोगों ने 1-2 बार आपको ऐसे ही बोल दिया कि सर हम काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसके बारे में, जबकि हम कुछ और कहीं अपने फैमिली मैटर में लगे हुए थे। ऐसी भी चीज़ें हुई हैं सर, बट रियली आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर गाइडेंस ओवर द 2 and 3 years आई वॉज वर्किंग अंडर यू। बहुत प्रभावशाली रहा सर आपका जो देन है हमारे लिए, वो बहुत इफेक्टिव थी, है ना। तो ये तो सर एक छोटा सा मोमेंट था जो मैं एक्सेप्ट करना चाहता था इस प्लेटफॉर्म पर। आइए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ऐसा कोई फनी मोमेंट जैसा मैंने शेयर किया, ऐसा कोई फनी मोमेंट आपके साथ हुआ हो, जैसे आपने भी कभी अपने बॉस को वीकेंड से आपने, अभी हम ये तो नहीं बोल सकते, कुछ वर्ड तो नहीं बोल सकते, पर आपने भी कभी, जैसे मैंने आपके साथ ट्राई किया था और मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हो गया था, कभी आपने कुछ ऐसा किया हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कुछ मज़ेदार, कुछ फनी, आप उसको भी सर शेयर करें, वो बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा हमारे लिए। देखो जनरली तो मैं सीरियस ही था जी, बट एक आध बात मुझे याद आती है कि जब हमारा प्रमोशन हो रहा था सीनियर लेवल पे से GM और AGM से GM होना था जी, या हुआ था, तो कई लोग आए मेरे पास, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने कमरे में एक गणेश की वो लगा लो, गणेश भगवान की, जी, या टेबल इस तरह से कर लो, अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ टेबल, इससे आपका मतलब वास्तु काइंड ऑफ, इससे आपका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा और जी। ये वो। तो मुझे, अब मैं उनसे तो क्या कहता, जी, लेकिन मुझे काफ़ी फ़नी लगा कि मतलब ये सब MBA पढ़े लिखे लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं। जी, तो मेरे हिसाब से तो ये फ़नी था, अदरवाइज तो नहीं सर, इसमें फनी तो है ही है सर, मतलब डेफिनेटली। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, फिर आफ्टर रिटायरमेंट मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, हमने एस्ट्रोलॉजी की जो ओरिजिनल टेक्स्ट थी वो पढ़ी जी, तो हमें समझ में आया कि वहाँ भी इस तरह का कुछ कार्यक्रम नहीं है, ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, मतलब सर बेसिकली भी अगर हम देखें एस्ट्रो में भी ऐसी कोई बात है, एस्ट्रो में यही है कि अल्टीमेटली काम करोगे तो मिलेगा, डूइंग, मतलब, और काम किस एटीट्यूड से करोगे तो वो मिलेगा। जी, वो मैं रेलेवेंट टाइम पे शेयर करूंगा। मैं व्यूअर से ये चीज़ बहुत अच्छे से शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बताया कि वो है उनके लिए फ़नी मोमेंट, पर हमारे लिए एक सीख की तरह काम कर सकता है, और वो सीख ये है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। यू हैव टू डू
हार्ड वर्क वी कैन से आपको कुछ बढ़िया करना है, आपको एक क्यूरियोसिटी अपनी लाइफ के बारे में खुद होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड क्या सर, सिलेक्ट तो बहुत छोटा वर्ड हो गया है ना, जब आप डायरेक्टर पोस्ट पर पहुंचे, आप हेड कर रहे थे पूरी एक यूनिट को, आप जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो जब ये आपको न्यूज़ पता चली और यहाँ तक पहुँचना, सर ये चैलेंजिंग भी हो सकता है और ये जॉयफुल भी हो सकता है ना, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग था या कितना जॉयफुल था, कितना इंटरेस्टिंग था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी यूनिट को कंप्लीटली बीएचईएल को हेड करना, उस पर कुछ बताएं सर। देखो यार अमित, ये जो चैलेंज और जॉयफुल हैं दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर कनेक्टेड। अब कैसे कनेक्टेड है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक कंसेप्ट होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में इनेबलर और कुछ होती हैं रिजल्ट्स। तो चैलेंज इज़ द इनेबलर जिनके कारण कुछ होता है और जॉयफुलनेस इज़ द रिजल्ट। तो जो हमारा एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हमारी जो एक्शंस होने चाहिए लाइफ के, जो प्रोसेसेस होने चाहिए, वो एनेबलर से रिलेटेड होने चाहिए। अगर मेरे एनेबलर कंट्रोल में होंगे, एनेबलर प्रोसेस मेरा कंट्रोल में होगा, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोलड होंगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मे भी तुमने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कंट्रोल चार्ट्स। जी बिल्कुल सर, पढ़ाते भी हैं सर, मैं ही पढ़ाता हूँ ये चीज़। और फिर वहीं से यूरोप ने तो बहुत तरक्की करी, 6 सिग्मा वगैरह निकाला। बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू द चैलेंज, तो चैलेंज हमेशा नया होता है। नया मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ओल्ड नॉलेज, इट ऑलवेज डिमांड्स यू समथिंग न्यू इन योर लाइफ और इन योर वर्क। जब हम वर्क लाइफ बोलते हैं तो लाइफ बोलते हैं तो बात एक ही है तो वो ज़िंदगी का हिस्सा ही ना वर्क लाइफ भी। तो इट डिमांड्स ए न्यू, बट सवाल ये है कि व्हेन it puts a demands on a person, then whether that person wants to respond to a new situation। बिल्कुल सर, पहली बात तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी को वो डिसीजन लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट आ रही है। एंड अ पर्सन और ए ह्यूमन बीइंग नेचुरली बाय नेचर इज नॉट ए सेल्फ प्रोग्रामर। जी बिल्कुल। ही इज़ नॉट व्हाट आई एम, अगर मैं कंप्यूटर साइंस में बोलूँ, हमारे अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो हमको इम्पेल करे कि आप डिसीजन लो। हम मस्त होकर पड़े रह सकते हैं, नो नीड टू डिसाइड। हालांकि सिचुएशन में डिमांड, चैलेंज में डिमांड, तो पहला एस्पेक्ट तो इसका ये है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कैन अ कंडीशन माइंड डिसाइड। उसका तो डिसीजन पहले ही हो रखा है, नहीं यार ये इट इज ऑलरेडी, मूंछ वाले लोग बेकार होते हैं, कोई फायदा नहीं है। जी है ना, बिल्कुल सर, उसने तो ले रखा डिसीजन। तो अ कंडीशन माइंड कैनॉट डिसाइड, ही कैनॉट। सो एनी कंडीशनड पर्सन और स्टूडेंट कैनॉट टेक अ चैलेंज। सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in taking up a challenge is a conditioned mind. तो we have to free from this thing. सर बहुत यहाँ मुझे एक चीज़ याद आती है, शायद तुम्हें याद हो या ना हो। एक हमने तुम्हें एक बताया था कि एलिफेंट एक होता है बहुत बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जानवर है जी, और उसको कैसे बांध के रखा जाता है, रस्सी से। बिल्कुल सर, मुझे डेफिनेटली वो चीज़ याद है ना। आपने एक बार ये स्टोरी सुनाई थी कि एक हाथी जो कि एक ट्रक को भी पलट सकता है, उसे आपने एक रस्सी से बांध के रखा हुआ है, क्या वो वहाँ से निकल नहीं सकता? एक्चुअल में आपने जो मुझे समझाया था वो मैं इसको कोरिलेट भी कर सकता हूँ कि आपका संदर्भ ये है कि एक हाथी को कंडीशन कर दिया गया है, वो कंडीशनिंग में चला गया कि मेरे को तो इस रस्सी से मुझे बांधा गया, मतलब मुझे बांधा गया है, मतलब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। अगर वो इस चीज़ को चैलेंज ले ले और अगर वो ये सोच ले, ये ठान ले कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो एक रस्सी उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि वो इतना बड़ी चीज़ है, उसे कैसे एक रस्सी रोकेगी? सर डेफिनेटली इस चीज़ को स्टूडेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को इस तरीके से लेना होगा कि याद रखिए, जब तक आपके माइंड में ये कंडीशनिंग हो रखी है, ये डर है। कंडीशनिंग का मतलब सर एक तरीके से डर की कंडीशनिंग भी हो सकती है। तो एक इस तरह की कंडीशनिंग जिसमें कि आपको लगता है कि किसी एग्जाम में तो यहाँ तो 5 लाख बच्चा बैठता है, मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा? नहीं सर, मुझे कुछ ऐसा भी याद आ रहा है कि इस पर भी आपने एक बार हमें बहुत एक अच्छा लेक्चर दिया था कि 5 लाख बच्चा बैठ तो रहा है
और हम उसकी कंडीशनिंग से अपने आप को बैकफुट पे लेके बैठे हुए हैं कि यार मेरा कैसे होगा, मैं तो 5 लाख बच्चों में कैसे कॉम्पीट करूंगा। सर मैं चाहूंगा कि आप इस पर बच्चों को गाइड करें। देखो, मैं थोड़ा सा हाथी की बात पहले थोड़ा जी। और बता दूं। जब हाथी को टेम किया जाता है, जब उसको कैप्टिविटी में उसकी ट्रेनिंग की जाती है, तो हाथी का बच्चा पकड़ते हैं जी और उस बच्चे को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा जाता है जी और उसका एक ही पैर बांधते हैं जी और वो शुरू बच्चा ही होता है, वो शुरू में छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है जी तो कई सालों तक वो लोहे की जंजीरें तोड़ ही नहीं पाता। जी तो वो कुछ सालों के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये जंजीर लोहे की है, मतलब लोहा तो पता नहीं, उसे तो उसको क्या पता पता नहीं, सर। बट जी। उसको लगता है कि ये जंजीर मैं नहीं तोड़ सकता। जी और जब वो एडल्ट हो जाता है तब उसको ये रस्सी से बांधा जाता है, जी। जो कि उसके लिए बड़ा आसान है। जी। लेकिन वो वही सोचता है कि ये वही रस्सी है, मेरे Conditioning बचपन हो वाली रखी है, सर। कंडीशनिंग हो रखी है। जी तो ये कंडीशनिंग ये होती है बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कि हो सकता है रस्सी बदल गई हो, जी लेकिन हमारा कंडीशनिंग वही है कि लोहे की रस्सी है। और समझ हम रहे हो उससे आप? बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, तो ये कंडीशनिंग का एस्पेक्ट है। जी अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब भी चैलेंज कोई आता है लाइफ में, तो हम सोचते हैं कि ये 5 लाख, जैसे आपने कहा 5 लाख लोगों से हमारा कंपटीशन है। तो जैसे ही मैं कंपिटिटिव चीज़ को देखता हूँ औरों की नज़र से, तो मेरे माइंड में उतने सारे फियर खड़े हो जाते हैं कि ए ये कर रहा होगा, बी ये कर रहा होगा, सी ये कर रहा होगा। अब मेरा सारी एनर्जी जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या एक्शन है। अगर मैं मान लो कि मैं अंतर्यामी हूँ, मान लो कि मेरे को उनके एक्शन समझ में भी आ जाएं कि वो क्या कर रहे हैं, बट उससे मेरी लाइफ में थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। मेरे को तो वो मेरे फंडे तो मेरे कंसेप्ट तो मुझे ही क्लियर करने ना जी उससे तो मैं एग्जाम क्लियर कर नहीं पाऊंगा। जी तो बेस्ट जब चैलेंज होता है या कंपटीशन होता है, तो बेस्ट कंपटीशन का क्या तरीका होता है कि मैं अपने ही से ही compete करूं, बेंचमार्क सेट करूं सर, जैसे अपने बेंचमार्क अपने लिए सेट करने हैं। तो ये सारे दुख दर्द दूर कंपटीशन के, 5 लाख हैं कि 2 हैं कि 10 हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स याद रखिए, जैसा कि सर ने बताया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आप दूसरों के बारे में सोचें। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, अगर आप नंबर्स के बारे में सोचेंगे, डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी को कहीं और लगा रहे हैं और आप अपने आप को डीमोरलाइज कर रहे हैं। याद रखिए, आपका कंपटीशन आपसे है। आप अपने बेंचमार्क सेट करिए और उसमें आगे बढ़िए, है ना। डेफिनेटली वन डे यू विल बी गेट सक्सेसफुल, यू विल बी गेटिंग द सक्सेस। सर बहुत बढ़िया। एक तीसरा एस्पेक्ट कंपटीशन का और भी है जी कि अगर मेरी बातों से अभी तक आपको ये लग रहा हो कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा ही चला, नहीं। आई ऑल्सो हैड माई शेयर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शेयर ऑफ माई सेटबैक्स। मुझे भी एक आध बार प्रमोशन नहीं मिला जी। मेरे लाइफ में भी थोड़े बहुत मिस हैपनिंग्स हुए जी। बट फ़र्क ये है, या किसी भी कंडीशनिंग में ये फ़र्क होता है कि सेटबैक्स डू नॉट अफेक्ट योर सेल्फ एस्टीम। वो मेरी काबिलियत, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैनॉट अफेक्ट माई कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग। वो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है ना जी। ये भी एक कंडीशनिंग का ही पार्ट है। बिल्कुल सर। मतलब जैसे मैं सर देख रहा हूँ बहुत कुछ, कई बार हम पूरी टीम के पास, टीचर्स के पास बच्चों का मैसेज आता है, कभी कॉल आता है कि सर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत की थी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी। PDCA लगाना होगा, कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपने अभी बताई कि हमें डीमोरलाइज नहीं होना है। एक सिक्का है हमारी जेब में, अगर हम हेड को भी जेब में रखते हैं तो हमें टेल को भी जेब में रखना ही पड़ेगा। तो बोथ द थिंग्स मस्ट बी इन पॉकेट, तभी जाके उस रुपए की वैल्यू है, केवल एक साइड से वैल्यू नहीं है। तो याद रखें, आप अगर कभी मान लीजिए आपका फेलियर हुआ है, और फेलियर मतलब सर मुझे जहाँ तक लगता है फेलियर मीन्स फेलियर को एक्सेप्ट कर लेना। फेल होना, किसी एग्जाम में फेल होना नहीं होगा। जहाँ तक मैं समझ पाया आपकी बातों से, तो वो आप ये बताना चाहते थे कि देखो, अगर तुमने मान लिया कि तुम फेल हुए हो, है ना, जैसे हाथी है, हाथी ने मान लिया कि मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, तो नहीं तोड़ पाएगा, मगर ठान लिया तो फिर आज़ाद भी हो सकता है। तो याद रखिए, अगर आपको आज़ाद होना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट का मीन्स एक बार नहीं हुआ, दोबारा तैयारी करिए। डेफिनेटली आप अगर लर्निंग मोड में रहेंगे तो कभी ना कभी तो रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा ही, और लाइफ आपको एक ब्यूटीफुल मोड पर लेके खड़ा कर देगी।
आइए सर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर BHEL में जैसे जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंटरेस्टेड हैं और हम लोग उसके लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं उनको, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या फ़ायदा है किसी PSU का या BHEL के परस्पेक्टिव में बात कर लें, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बैलेंस वी कैन मेंटेन बिटवीन लेट्स से हमारी फैमिली है, हम फैमिली को भी समय देना चाहते हैं और हम ऑफिस को भी समय देना चाहते हैं। तो हालांकि आपने बताया कि एक पटरी है, दो पटरियां, दो पैरेलल पाथ है, साथ में चल रहे हैं, पर फिर भी सर कितना इजी होता है ऑफिस के साथ किसी PSU में या BHEL में फैमिली को समय देना और एक बैलेंस्ड लाइफ को जीना, इस पर कुछ बताएं सर। देखिए, जब आप किसी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपॉइंट होते हैं तो एक बात तो निश्चित ही है कि उसके कुछ अपने कायदे कानून हैं, उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं। इन द सेंस आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, ये बात तो निश्चित है ही। बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी और PSU में भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको टाइम तो लगाना ही पड़ता है अपने ऑफिस के लाइफ में, तो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है। बट उसमें देखने की बात यह है कि आपके अपने पर्सनल कंफर्ट्स ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होते हैं रादर देन फैमिली लाइफ। ये मेरा मानना ही है कि ठीक है, पहले मैं 2 घंटे अपने एंटरटेनमेंट के लिए निकालता था, अब मैं वो 2 घंटे ऑफिस में लगाता हूँ, यही फ़र्क है। बाकी जो मेरी फैमिली जो चीज़ एंजॉय कर रही है या जो उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें फ़र्क नहीं आता। हाँ, उसमें ये फ़र्क आ सकता है कि मैं उनको कितना टाइम दे रहा हूँ जी। तो किसी भी हालत में अगर आप ये देख रहे हो कि आपका वर्क लाइफ आपका फैमिली लाइफ को कंप्रोमाइज़ कर रही है, अपने जो आपके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के बात आती है ओवरऑल सीइंग द लाइफ एज ए होल। तो जिसमें कि वर्क इज ए सब्सटेंशियल पार्ट, बट वर्क इज ए ओनली पार्ट, इट इज़ नॉट द होल। तो होल तो आपकी फैमिली है ही, नो डाउट अबाउट इट। और मैंने तो अपनी खुद लाइफ में देखा है, तो मेरी तो वाइफ ने जितना कंप्रोमाइज़ किया है कि हम तो सुबह 8 बजे आते थे, रात के 10 बजे आते थे जी, है ना। उससे ज़्यादा हमारी वाइफ से ज़्यादा कौन इसको समझ सकता है। अब खासकर अब जैसे रिटायरमेंट के बाद हमने ये और कंसल्टेंसी और ये देख लिया, ये इनके उसमें जी अभी जो आपका एंगेजमेंट है, अभी जो एंगेजमेंट है हमारा एस्ट्रोलॉजी और एडवाइस करने का, अब वो कहती है आप तो पहले से ज़्यादा बिजी हो गए। तो सवाल ये, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपकी फैमिली तो आपके सपोर्ट में हमेशा रहती है। बिल्कुल सर। तो वो तो आपको कंप्रोमाइज़ करते, वो तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, वो आपको टाइम देते ही हैं, दे मेक यू एनेबल टू डू योर जॉब। मतलब अगर हमने कुछ काम किया है तो उसमें लेट मी एडमिट एट दिस फोरम कि वाइफ का कंट्रीब्यूशन तो कोई मतलब उसका मैं क्या मूल्य लगाऊं। बहुत बढ़िया सर, ये तो मतलब एक बहुत ही मतलब हम लोग जनरली ये समझते हैं, आज तक अगर हम देखें तो ज़्यादातर 99% लोगों का व्यूज़ ये रहते हैं कि मैं काम पर जाता हूँ इसलिए फैमिली चलती है। नहीं, जो आपने बोला इसमें बिल्कुल ही एक अलग ही तरह का अलंकार था और बहुत ही वेल सेड आपने जो चीज़ बोली वो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली है जो मुझे उस वर्क पर काम करने लायक बना रही है ना। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही इसमें प्रभावशाली वाक्य था ये। उसमें दूसरी चीज़ एक ये भी है कि बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू द अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो लाइफ की कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे मैंने शेयर किया आपके साथ, मैं एडवाइस भी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कन्फ्यूजन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में या वर्ल्ड ओवर कि अगर आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप दूसरे का काम कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स का काम कर रहे हैं या किसी और का ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो यू आर सपोज टू बी बेटर पर्सन, यू आर रेटेड बेटर। नो, आई फील यू आर इररेस्पॉन्सिबल, बिकॉज जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज गेटिंग कंप्रोमाइज्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा ना आपको। अल्टीमेटली यू विल क्रिएट अ conflict and all conflicts will create sorrow in your life. Exactly. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। मतलब ऑफिस का काम ऑफिस में, उस जितना काम घर के काम को महत्व देना है उतना ही महत्व हमें ऑफिस के काम को भी देना है। बहुत बढ़िया सर। और एक फाइनल इसमें और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जी। जिंदगी इज
ज़िंदगी में दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक कंटेक्स्ट सिचुएशन के कंटेक्स्ट के अनुसार चीज़ों की डेफिनेशन और चीज़ों का स्वरूप बदल जाता है, और टाइमिंग जी। तो whenever you decide something in life, then these two things play, rather they will determine the appropriateness, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, they will determine the appropriateness of any decision in your life. That is context and timing. मतलब किस संदर्भ में और किस वक्त हमने डिसीजन लिया, ये भी एक सर लर्निंग ही है। जैसे शादी का डिसीजन 40 साल में लें, अकल तो मैं आ गई 40 साल में, तो लेकिन शादी का डिसीजन तो 30 साल में लेना चाहिए ना सर। याद रखें व्यूअर्स, इसके लिए आपको ये चीज़ बहुत बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको डिसीजन कब लेना है, किस संदर्भ में लेना है। तो आप जो तैयारी के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आप फिजिक्स वाला पर आते हैं, है ना, तो आपकी जो एज है उस एज पर ही वो काम करके हमें दिखाना है, उसी समय में हमें करके दिखाना है। अगर हमने वही डिसीजन बाद में लिया, इट विल मेक अस सॉरो, वो हमें दुख का कारण बनेगा मगर जॉय का कारण नहीं बन सकता। तो सही वक्त पर सही डिसीजन लेना और सही तैयारी की तरफ मुड़ जाना और सही गाइडेंस को पकड़ लेना, ये भी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुमने देखा होगा कई बार अमित कि लोग तैयारी में ही उनका जीवन निकल जाता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, वो कभी तैयार नहीं होंगे जीवन में। बिल्कुल सही है सर। नहीं, ये सर आपने एक चीज़ हमें और सिखाई थी, याद रखिए 100% गारंटी के साथ किसी एरिया में आप नहीं उतर सकते। ये सर, ये लेसन मैंने आपसे ही सीखा है अपनी लाइफ में कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप 100% सिक्योर हो जाएंगे तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा, या तब जाके, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं सर, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग आई लेफ्ट BHEM, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता था, आपने भी मुझे गाइड किया था। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम लोग ये सोच लें कि अब मैं 100% सिक्योर होऊंगा, देन ओनली आई विल लीव एनी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन। 100% कुछ नहीं होता। इफ़ सपोज यू आर हैविंग द कॉन्फिडेंस कि भाई मैं 90% भी हो जाऊंगा, 99% भी हो जाऊंगा, लेट अस हैव अ किक फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने जो सिखाई थी वो मेरे भी बहुत काम आई हैं सर, है ना। और ये सौभाग्य कि हम यहाँ बैठे हैं फिजिक्स वाले की। अब मुझे याद आया, अक्सर हम ये कहते थे कि बेस्ट इज एनिमी ऑफ गुड। जी। जो बेस्ट के चक्कर में रहता है वो गुड भी नहीं कर पाता, गुड भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज गुड, स्टार्ट विद गुड, स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्राफ्ट जी, एंड देन इम्प्रोवाइज इट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपने BHEL में जो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हमने देखी हैं, कई बार लोगों का ट्रांसफ़र होने के बाद उन्हें लगता है कि, या पोस्टिंग, पहले तो बच्चा क्या है, एक बच्चा हमारी तैयारी कर रहा है ना, वो BHEL में सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद वो बहुत खुश हो रहा है। फिर अगले ही पॉइंट पर जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरी पोस्टिंग तो साइट पर आ गई है, या मान के चलिए द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ ऑफिस, 5 साल उसने BHEL में काम किया और वो सडनली ही गॉट द प्रमोशन के साथ उसका ट्रांसफ़र हो गया साइट पर, बिकॉज साइट तो सर शहर से थोड़ा सा दूर होती है ना। तो लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द केस ऑफ कंडीशनिंग जो आप बता रहे थे। तो क्या क्या फ़ायदे हैं सर? जैसे एक फ़ायदा मुझे पता है कि जैसे आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं जो कि डायरेक्टर लेवल तक आप पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद डायरेक्टर लेवल पर तभी आप एलिजिबल होते हैं जब आपने कम से कम 2 यूनिट्स में काम किया हो, है ना, या आपने साइट पे काम किया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो क्या हमें इसको एक दुख की तरह देखना चाहिए सर? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा कुछ फ्रेंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है साइट पर, दुखी हो रहे हैं। क्या इस पर आपकी सोच रहेगी सर? देखो, इसमें अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे जी, कि लाइफ में जब चैलेंज आता है, किसी भी स्टेज पे आए, किसी भी फॉर्म में आए जी, ये जो ट्रांसफ़र इन ऑर्गेनाइजेशन है, जी, ये भी एक तरह का चैलेंज ही है, समझो। जी, तो इसमें एक सिंगल स्किल आपको चाहिए कि एटीट्यूड टू लर्न। अगर आपका विल टू लर्न का एटीट्यूड है और अगर आप सीखने के मोड में रहते हैं हमेशा, तो इसमें आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत है नहीं, जी, होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप अगर आपका एस्पिरेशन है कि सीनियर लेवल पे पहुंचने में, से फॉर एग्जांपल हमारे BHEL में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, या फॉर दैट मैटर
जनरल मैनेजमेंट फंक्शंस का डिपार्टमेंट है। जी। तो जो जैसे हमने देखा है, एक ह्यूमन माइंड जो है जब तक किसी प्रोसेस के थ्रू गुजरता नहीं है, उसको उसके नुआंसेस पता नहीं लगते। मतलब दूर बैठे हैं। दूर से चीज़ों का जो पेन है वो दिखता नहीं है, प्रेशर जो उसके प्रेशर्स हैं, और उसको सॉल्व प्रॉब्लम, उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो स्किल्स चाहिए वो, और जो फिनेस चाहिए वो भी आपको कुछ काम करने से ही आता है। जैसे बोलते हैं ना, डूइंग इज लर्निंग। तो इस सेंस में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब आपका रोटेशन होता है तो यू गेन मैनी स्किल्स एंड यू गेन मैनी एक्सपीरियंसेस। एंड अगर आपका एस्पिरेशन टॉप लेवल पे जाने का है तो टॉप लेवल पे तो एक जो घिसा पिटा आदमी काम चला सकता है ना ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल, जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी हों। जी, ये तो बिल्कुल है सर, है ना। और अभी मैं कल ही देख रहा था कि ये डेल टेक्नोलॉजी तो आप समझते हैं कि वन ऑफ द पायनियर, उन्होंने तो एक स्लोगन ही निकाल दिया कि गोइंग बैक टू, क्या है वो स्लोगन, बैक टू स्कूल। अच्छा, हाँ सर, कुछ मैंने भी इसके बारे में सुना। एंड डूइंग इज न्यू लर्निंग। जी जी जी, बिल्कुल। अपने डेल ने कुछ एक ऐसा टाइप का कुछ सिस्टम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए निकाला है कि बैक टू स्कूल करके उन्होंने निकाला है ना। और तो वो क्या है, वो यही तो है जी, लर्निंग की बात, वो भी लर्निंग की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने शायद सर, आपने इसको बहुत ही सीरियसली भी लिया और बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट भी किया, क्योंकि आपने BHEL से रिटायरमेंट के बाद नाउ यू अगेन बैक टू स्कूल, है ना। और आपने एस्ट्रो में, मैं देख रहा था कि आपने बहुत सारे पेपर्स क्वालिफाई किए, उन्हें एग्जाम्स को बहुत बढ़िया से टॉप किया, और नाउ यू आर सर्विंग एज ए एस्ट्रोलॉजर फॉर द पीपल। ओके, तो वो भी एक सर ऑब्वियस 60 ईयर्स के बाद ये सोचना सर कि मैं स्कूल जाऊंगा और वहाँ पर जाके कुछ अचीवमेंट करूंगा, ये भी अपने आप में एक बहुत काबिलियत की चीज़ थी। तो बिल्कुल सही है सर, डूइंग इज़ ऑलवेज अ लर्निंग। अगर हम काम करते रहेंगे तो हम चाहे गलतियों से सीखें चाहे सक्सेस से सीखें, हम सीखते जरूर रहेंगे। और मेनली जो संदर्भ निकल के आता है वो यही है कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइए सर, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर, अभी आप एक्चुअल में क्या चल रहा है? आपने जैसे एक रिटायरमेंट के बाद एक कॉमन सी लाइफ होती है, वैसे तो व्यूअर्स को काफ़ी कुछ पता चला भी है, मगर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालें कि आपने कैसे डिसाइड किया, ये एंथ्यू आपके अंदर कहाँ से आया कि 60 ईयर्स के बाद, क्योंकि अगर आप इसको सीरियसली ना लें तो ओल्ड एज पर्सन के लिए ये डिसाइड करना कि मैं स्कूल जाके कुछ सीखूंगा और कुछ नया करूंगा, है ना। और मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद यू हैव नॉट बीन ओल्ड, है ना, आप अभी तक बूढ़े हुए भी नहीं हैं। एंड द पर्सन हु इज़ इन द डूइंग फेज एंड लर्निंग फेज, मुझे लगता है कि वो बूढ़ा होगा भी नहीं, है ना। तो इस पर सर कुछ बताएं कि आपका अभी क्या रूटीन था, BHEL के बाद आपने क्या अचीवमेंट्स रहे और क्या उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं अभी? देखो, BHEL में एज यू मेंशन कि हमने ओवर 38 ईयर्स काम किया जी, प्राइवेट सेक्टर मिला के 39 ईयर्स हो गया जी। तो 39 ईयर्स हमें कुछ काम करने का एक शेड्यूल बना हुआ था, रूटीन बना हुआ था, सुबह से रात तक हम लोग लगे रहते थे। तो नेचुरली हमारे सामने ये क्वेश्चन आया कि अब करेंगे क्या। तो एक ऑप्शन ये था कि कुछ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी करो। एक GLG करके एक ग्लोबल कंपनी है, उसमें भी मैंने रजिस्टर किया, वो नाम के लिए किया मैंने। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि फिर वही करेंगे क्या, वही करते रहेंगे बार बार जो 40 साल तक करते रहे। कुछ चैलेंज चाहिए था आपको। कुछ चैलेंज चाहिए था। और जैसे मैंने वो कहा कि यंग चैलेंज का मतलब न्यू, एक यंग माइंड। तो मुझे यंग लोगों से इंटरेक्शन करने का और एक जज्बा था। तो क्योंकि जो माइंड यंग होता है वो ही चैलेंज ले सकता है। तो साथ में मैंने ओवर द इयर्स मैंने देखा कि लोग ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी क्यूरियस थे। कोई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया, कोई कहता है ये टेबल यहाँ कर दो, कोई कहता है गणेश जी की मूर्ति लगा दो जी। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि वाकई में ये सब चीज़ों का कोई मतलब होता है, कोई इम्पैक्ट होता है। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पामिस्ट्री देखो, मतलब मैंने अपने क्लोज फ्रेंड से डिस्कस किया। तो फिर मैंने कहा नहीं, हम कुछ ऐसे बात करेंगे, हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो जिसकी कुछ किताबें हों। तो एक हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक पराशर मुनि होते थे 10,000 साल पहले। बिल्कुल सर।
वो जो लिख गए हैं उसके बाद उस किताब में कोई चेंज नहीं कर पाया आज तक। अच्छा सर, इतनी वेल डिफाइंड, इतना रिफाइंड चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और वो लिखी है, वो कोडिंग में ही लिखी है उन्होंने। फिर हमने वो पढ़ा, फिर उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए फिर हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी। अब इसमें ये हुआ कि हमें कुछ पता ही, जो हमारी पुरानी 40 साल की नॉलेज थी सब बेकार। जी। तो फिर शुरू से वो ABCD पढ़नी पड़ी हमें। संस्कृत की भी थोड़ा बहुत संस्कृत भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि श्लोक तो उसके संस्कृत में थे। जी। तो और वहाँ तो उन्होंने संस्कृत में लिखा था। तो खैर बहरहाल वो चैलेंजेस उसके अपने थे, तो हमने किया। फिर दूसरा जो हमारा एक ड्राइवर था ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, कि मैंने देखा कि लोग जब बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। जी। तो डॉक्टर तो मतलब जब आप एफ्लिक्ट हो गए तब आप डॉक्टर के पास गए, तो आपका तो कंडीशन ख़राब हो ही गई ना, चाहे मेंटल या फिजिकल। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा तरीका है कि उससे पहले कुछ पता लग जाए। जी। तो एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ा सा मैंने डेवल किया, तो मुझे लगा कि कुछ इसमें है, क्योंकि इट इज़ सच ए सिंपल थिंग कि 4 फैक्टर हैं सिर्फ, प्लैनेट्स, हाउस, नक्षत्र, जी, दैट्स ऑल, और साइन। ये 4 फैक्टर से उन्होंने पूरी ज़िंदगी डिफाइन कर दी है। और उसमें खासकर जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग तो आजकल प्रिडिक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, बट आई यूज़ इट फॉर ट्रेंड्स। जैसे हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा, BHL में पिछले 30-40 साल में 2 मेगा ट्रेंड आए। पहला मेगा ट्रेंड डेमोग्राफिक ट्रेंड, डेमोग्राफी चेंज हुई वर्ल्ड ओवर। यंग लोगों के मतलब यंग लोग की एज वाले लोग ज़्यादा हुए, जैसे हिंदुस्तान में आजकल है ना, 18 साल से आसपास लोग ज़्यादा है। बिल्कुल। ये डेमोग्राफिक ट्रेंड, मेगा ट्रेंड, जिसके कारण इकोनॉमी में चेंज आया, जिसके कारण वैल्यू सिस्टम में चेंज आया, जिसके कारण सोसाइटी में चेंज आया, सोशल वैल्यूज़ में चेंज आया। डेमोग्राफी के कारण ही तो आया। ये लिंगो अभी YTM बोल रहा था कोई मुझे, यूट्यूब मैनेजर। हाँ जी। वो ये एक्रोनिम ऐसे तो आए जी। हाँ, बिल्कुल सर, नई लैंग्वेज आई। जी। तो एक तो ये ट्रेंड आया, ये हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सीखा। जी। मेगा ट्रेंड। तो ट्रेंड चेंजेस द लाइफ एंड लाइफ स्टाइल्स and the way people behave, the way people interact with each other, जी, है ना। एक तो ट्रेंड आया, ये मैं बात बता रहा हूँ BHL में जब हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते थे जी, तो वहाँ हमने देखा ये ट्रेंड आया जी, डेमोग्राफिक ट्रेंड। और एक जियोग्राफिक ट्रेंड आया कि छोटे सिटीज़ से लोग बड़े सिटीज़ में, अब NCR बन गया है ना, पहले सिर्फ दिल्ली होता था, फिर NCR बन गया, ये जियोग्राफिक ट्रेंड। तो इन्हीं चीज़ को मैं एस्ट्रोलॉजी में देख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ टू बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले किसी को कंसल्टेंसी दे रहा था, तो मैं उसको बोल रहा था 30 साल की लड़की, वो कह रही थी, मैंने कहा तेरे को तो लग रहा होगा कि मैं हिमालय चले जाऊँ, जी, है ना, कह रही हाँ लग रहा है जी। तो मैंने कहा हिमालय जाने से ये क्या है, ये 2-3 महीने का पीरियड है, अगर तू इसको मद्देनजर रख के लिए कोई डिसीजन ले लेगी, हिमालय पे चली जाएगी तो तेरा करियर चौपट हो जाएगा। जी। शी इज़ ए वर्किंग वूमन, समझ रहे हो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये ट्रेंड आते हैं ज़िंदगी में, हमारा भी होता है ना कि आज जो है पड़े रहो यार, ओल्ड लो, सो जाओ, कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा होता है। बिल्कुल सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम उसके ये जो टेम्परेरी ट्रेंड्स हैं लाइफ में, 1 हफ्ते के, 15 दिन, ये ट्रेंड आते हैं। दीज ट्रेंड्स आर डिसाइफरेबल फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ ये एक वो था। तो इस चीज़ को अगर मैं एनालाइज करूँ तो मुझे लगा कि मैं इससे लोगों की लाइफ जो है इम्पैक्ट कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, और उनको एक बेटर एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ ज़िंदगी का, और वो मैं दे भी रहा हूँ। जी जी। नहीं, इसमें सर जितना मैं समझ पाया कि जो आपने ट्रेंड की, आई एम मोर देन हैप्पी कि आई हैव इन्फ्लुएंस्ड मैनी पीपल्स लाइफ, यंग पीपल स्पेशली। ग्रेट। तो जैसा मैं इसको कंक्लूड करता हूँ सर, जो मुझे इसमें जो फीलिंग आई, वो एक फीलिंग तो ये थी कि द लाइफ्स आर हैविंग द ट्रेंड्स, है ना, विच इज़ रियली ट्रू। हमारी लाइफ में कुछ ट्रेंड्स आएंगे, एक कर्व, कुछ ना कुछ कर्व को, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ लाइफ एक कर्व फॉलो करती है, अप जाएगा, डाउन जाएगा, साइन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, कोई भी एक कर्व होगा। मगर उस कर्व को निकलने के बाद फील आना, ये गड़बड़ है। इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ट्रेंड नीचे जा रहा है और तब जाके हम समझें। हम चाहें तो सर, अगर हम ट्रेंड को पहले ही पकड़ लें,
तो ट्रेंड को पकड़ने के बाद हम उसको शायद हो सकता है कि वो जितना डिप जा रहा है उतना डिप ना जाने दें, या फिर जहां से उसे डिप शुरू हो रहा था हम उसको एकदम ऊपर उठा दें। तो याद रखिए कि आपकी लाइफ में जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो 3-4 साल आपके बीटेक के हैं या बीटेक के बाद के 2-3 साल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। बहुत सारे सर बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को समझ नहीं पाते, है ना, और हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो लोग कहीं 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब करने लगते हैं, और फिर जब समय निकल जाता है, व्हेन दे आर गेटिंग बोर्ड, क्योंकि सर एक एज ए फ्रेशर किसी को 20,000 भी मिले, मैं जब बीटेक पास किया तो मेरा सपना था सर, ये इट वाज द ड्रीम टू हैव अ जॉब ऑफ 15,000 रुपीज़। तो मुझे समझ में आता है कि अगर आपका ये ट्रेंड निकल गया, आपने 3-4 साल निकाल दिए, अब आप गेट की तैयारी या किसी कंपटीशन की तैयारी के लायक भी नहीं हैं, वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि एज ए फ्रेशर तैयारी करना बहुत आसान होता है। तो इस ट्रेंड को बेटा आने ना दें। आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, इसको ट्रेंड को आने से पहले हमें रोकना है, पकड़ना है और समझना है कि कुछ नहीं करना, कुछ रोकना कुछ नहीं है इसमें, अगेन रेसिस्टेंस है। हमें यही सिखाया गया है, मेडिटेशन करो, कुछ माला जपो, दिया जला दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू अंडरस्टैंड जी। और जब एक बार समझ लिया, बात खत्म, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है जी। हमारे यहाँ इस फोरम को मैं यूज़ करना चाहूँगा, एक इंडियन फिलॉसफी में बहुत बड़ा वाक्य है कि ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका। सी वी आर कंडीशन टू एक्ट, काम करो 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 करो, बट अगर मैं बेवकूफ़ हूँ, अगर मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है बात की, मैं कर क्या रहा हूँ, तो जैसे कोलू का बैल सुबह से लेकर शाम तक करता ही रहता है ना, लेकिन पहुँचता तो कहीं नहीं है जी। जीरो डिस्प्लेसमेंट, हाँ फिजिक्स, जीरो डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स वाला जी, फिजिक्स वाला एग्जैक्टली जी। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो सवाल ये नहीं है कि आप करते क्या हो या कर क्या रहे हो जी, सवाल ये है कि अंडरस्टैंडिंग है आपको क्या कर रहे हो। इज देयर लाइट ऑन व्हाट यू आर लाइट, आर यू थ्रोइंग लाइट ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। अगर मैं सुबह से शाम तक पढ़ा रहूँगा और अगर मेरा डेली रूटीन सही नहीं रहेगा तो मैं चीज़ों को कैसे अचीव करने की कोशिश करूँगा, मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं देगा। बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी बात है ना, इसके लिए कोई बहुत एक्सपर्ट की जरूरत थोड़ी है, एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है यार। मेरा जो बॉडी है, इट हैज़ टू ओबे मी। बिल्कुल। और अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा तो फिर तो ये भी मेरी बात नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर मेरा वो गेट का ऑब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव वो धरा रह जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेन इशू ये है, अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन टू टेक द राइट डिसीजन एंड वी हैव टू स्टार्ट आवर डूइंग प्रोसेस, नॉट इन द जस्ट वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहना है। बहुत बढ़िया सर। आते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर सर 60 की एज में एक एक्स्ट्रा पीएचडी डिग्री कर सकते हैं तो हम तो अभी बहुत यंग हैं, है ना, और आप लोग तो मुझसे भी बहुत यंग हैं, है ना। तो डेफिनेटली इट इज़ द कप ऑफ, मतलब दिस इज़ द कप ऑफ आर टी, डेफिनेटली वी कैन सिप इट। ओके, तो सर आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना इजी होता है सर नई चीज़ों को सीखना? जैसे कि अगर देखा जाए, आप 60 की एज पर थे और आपने डिसाइड किया नाउ आई विल बी डूइंग सम स्कूलिंग, आई कैन से इट्स अ काइंड ऑफ स्कूलिंग, है ना, बैक टू स्कूल। कितना इजी था आपके लिए नई चीज़ों को सीखना? क्योंकि मैंने देखा है कि 40 की एज के बाद ही लोग दम तोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अब नया क्या सीखना है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो इस पर बताएं सर, हाउ टफ और हाउ इजी, एंड इजी और टफ किस चीज़ का मैटर है बच्चों के लिए, बताएं। देखो, इजी और टफ इज नॉट ए इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इट इज़ ए इमोशनल क्वेश्चन। इट एमिनेट्स फ्रॉम द इमोशंस। इस संदर्भ में मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में ले जाना चाहूँगा कि कभी ना कभी तुम पिकनिक पे गए होगे। बिल्कुल सर। हैं? तो पिकनिक के दिन तुम्हारे मम्मी को तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं सर। तुमने कौन सा चिप्स ले आना है वो सब प्लानिंग बताने की जरूरत नहीं पड़ी? एक शाम कौन सा एक शाम पहले आ गया जी, समझ गए जी। तो जब when you decide, when you take responsibility of what you are doing, when you take responsibility of deciding this is what I want and I want to do, तो all your resistance और easiness, toughness withers, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं withers। I mean, कोई all questions drop। बिल्कुल है सर, बिल्कुल।
नो क्वेश्चन। स्कूल जाते वक्त मम्मी ने उठ जा बोला, है ना? कितनी बार बोला और सालों बोला, लेकिन पिकनिक के दिन, पिकनिक पे जाते वक्त बिल्कुल नहीं बोला। और होपफुली ऐसा भी हो सकता है कि हमने मम्मी को उठाया हो कि मम्मी उठ जाओ, पिकनिक पे जाना है, कुछ पराठा बना के पैक कर दो, एटलीस्ट चिप्स तो आ ही गए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। ये इसका मतलब सर ये बात तो फैक्ट है कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, कोई चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में कहाँ तक पहुँचा सकती है, ये फील आना ज़रूरी है। अगर मुझे फील आ जाएगी और मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड, अपनी कंडीशनिंग ऑफ माइंड को हटाइए और कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। अगर आप उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो आप लर्निंग में है ही हैं, और उन चैलेंजेस को जब आप एक दिन जीतेंगे, अगर आप लगन से कर रहे हैं तो जीतेंगे भी, तो जॉय भी आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। तो जॉय लेने के लिए आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही उम्दा चीज़ें आपने हमें सिखाई। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत कभी हमें फेल नहीं कराती। हम कुछ भी सीखें लाइफ में, कभी ना कभी इट इज़ गोइंग टू पे आउट अस, हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर देगी। हो सकता है इमीडिएट ना दे, हो सकता है हमें सक्सेस 1-2 साल बाद मिले। तो कितना यूज़ हुआ आपका BHEL का एक्सपीरियंस, जो आपने BHEL में 38 ईयर्स में अर्न किया, वो कितना यूज़फुल था आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के एरिया में अपनी डिग्री करने के? BHEL ने तो खैर हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बट अगर मैं 4-5 चीज़ों उसमें से पिक करूं तो किसी भी चीज़ को जब BHEL में कॉर्पोरेट डिसीजन लिया जाता है तो हम उसको बहुत सारे एंगल से रिव्यू करते हैं जी, है ना, चाहे फाइनेंशियल एंगल, चाहे मार्केटिंग एंगल, चाहे वायबिलिटी एंगल वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो जो एस्पेक्ट हमने सीखा वो हमने यहाँ एस्ट्रोलॉजी में देखा, क्योंकि जब लाइफ में कोई इवेंट होते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमारे जीवन में एक इवेंट को हम 3-4 चीज़ों से देख सकते हैं, 3-4 एंगल से देख सकते हैं। नंबर 1 कि व्हाट इज़ द रियल इवेंट। जैसे आपका प्रमोशन हुआ तो व्हाट डज इट मीन इन रियलिटी। सेकंड पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, हाउ दिस इवेंट ऑफ प्रमोशन इज व्यूड बाय अदर्स, वर्ल्ड अराउंड यू। यार ये तो बंदे ने प्रमोशन ले लिया, मज़ा आ गया जी। थर्ड पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि हाउ दैट प्रमोशन इज व्यूड बाय यू। जी, आपका प्रमोशन हुआ, लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, इसको बना दिया VC, आप बोलो यार क्या इज्जत है, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जो करना चाहता था म्यूजिक, वो तो साला कर ही नहीं पाया। जी, समझ रहे हो जी। तो ये 3 पर्सपेक्टिव हो गए। तो ये 3 पर्सपेक्टिव हमने जब एस्ट्रोलॉजी देखी तो वहाँ भी हम चीज़ों को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखने की हमें आदत पड़ी। जी, और एज यू विल अप्रिशिएट, मार्केट में इतने सारे लोग हैं, अवेलेबल हैं, जी, तो इसमें साइंस का कोई प्रॉब्लम, एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस इज ग्रेट। तभी 10 साल से, भाई कोई भी चीज़ अगर 10,000 साल से जीवित है Existence तो कोई मतलब है ना उसका, अदरवाइज तो 2 दिन में मर जाती है, खासकर आजकल के एनवायरनमेंट में बिल्कुल जब 2 मिनट की रिलेशनशिप होती है। जी, करेक्ट जी, तो एक तो ये बात है, तो ये बात है कॉम्पिटेंसी की, नॉट सब्जेक्ट की। दूसरी चीज़ हमने देखी प्रोसेस, जैसे मैंने बताया प्रोसेस अप्रोच। हमने हर चीज़, जैसे मैंने शुरू में बात करी कि 2 एस्पेक्ट होते हैं कोई भी हम काम करते हैं, एक एनेबलर होते हैं, एक रिजल्ट होते हैं। तो हमने वहाँ देखा कई लोग, हम अक्सर जैसे हम पहले जॉय और चैलेंज को देख रहे थे, एक एनेबलर था, एक रिजल्ट था। इसी तरह से एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, जैसे हमें बताया जाता है, बचपन से बताया जाता है, शांति ढूंढो, शांति को अपने जीवन में लाओ, मेडिटेशन करो। शांति इज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। इफ वी एक्ट ऑन डिस्टर्बेंसेस, शांति विल ऑटोमेटिकली कम ना। बिल्कुल। तो अब हमें सिखाया गया है शांति के पीछे लगो जी, तो शांति के पीछे लग के हम करेंगे क्या? बिल्कुल, हमें लगना है डिस्टर्बेंसेस के पीछे। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर डिस्टर्बिंग अस, एग्जैक्ट, उसको पकड़ो, वहाँ एक्शन लो। जैसे वाइब्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल, अभी आप बहुत ज़्यादा हमें सिखाया गया है अहिंसा। जी, अहिंसा का क्या करोगे? अहिंसा इज ए मेंटल कंसेप्ट। हमारे अंदर क्या है, रियलिटी क्या है? वायलेंस। जी, तो अपने अंदर की जो वायलेंस है उसको देखो ना। एग्जैक्ट, तो काम कहाँ करना है? अपने अंदर। लेकिन हमने किया क्या, हमें ऐसा लोगों ने पढ़ाया, पट्टी पढ़ाई कि अहिंसा पे काम करो। अहिंसा क्या कंसेप्ट है, उसका क्या करोगे आप? किताबें लिख सकते हो उसके ऊपर, हिंसा तो रहेगी ना अंदर, उस पर तो हमने कुछ किया नहीं। वी हैव टू कंट्रोल इट। तो वही 10,000 साल पहले आदमी के अंदर हिंसा है, हिंसा रहेगी। जी, वही डेली लाइफ में यही होता है।
तो ये इनेबलर और रिजल्ट की कहानी है, वेयर वी हैव टू एक्ट, व्हाट शुड बी आवर फोकस इन द लाइफ, डेली लाइफ। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई क्वांटिफिकेशन। हमें मैनेजमेंट में सिखाया गया, जैसे जब भी हम मैनेजमेंट रिव्यू के लिए जाते थे तो हमारे डायरेक्टर्स वगैरह बोलते थे, यार जैसे ये तो बहुत हो गया, अब तू नंबर की बात कर, कितना प्रॉफिट आएगा, क्या आरओआई, क्या तुम्हारा प्रोविजन है, क्या है ये, है ना, ये बोलते थे। बिल्कुल सर। तो हम इससे काफ़ी इम्प्रेस थे। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी में अष्टक वर्ग करके एक कंसेप्ट है, वो पूरा नंबर का गेम है। अच्छा, इट इज़ मतलब मैं हैरान हूँ। अभी ये हमने तो ये मैनेजमेंट देखी 200 साल 300 साल हो रहे होंगे हार्डली मैनेजमेंट को। जी। ये जो भी है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय विजन मिशन, ये सब। और वहाँ पर वो चीज़ें क्वांटिफाइड है। एंड यू अगर आपको नैक है, पकड़ है, तो वो नंबर से यू कैन फटाफट, मतलब यू कैन रील आउट द प्रेडिक्शंस। जी, जो मतलब BHL में जो मैनेजमेंट स्किल्स थी, डिसीजन मेकिंग पावर थी, चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी, नंबर को पकड़ने की पावर, नंबर को पकड़ने की जो पावर थी। और मैंने देखा है सर, मतलब डायरेक्टर्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट द नंबर्स, है ना, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग दोज फाइल्स, जो MCM जिसको हम बोलते हैं, जो आप ले जाते थे कॉर्पोरेट, मतलब हेड ऑफिस। तो हम लोगों ने कभी उस फाइल पे काफ़ी काम किया, तो हमें समझ में आया कि पीपल आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन द नंबर्स। और वैसे भी सर देखा जाए तो सैलरी इज ऑल्सो अ नंबर, तो हम सैलरी में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ना। तो डेफिनेटली सर कहीं ना कहीं जी, एक चौथा एस्पेक्ट और है जी, जो मैं 4 चीज़ें बताना चाह रहा था, ये 3 तो मैंने बताई। चौथी चीज़ है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। जी, जीवन में हम प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कोई पावर प्लांट ही लगाना है जी, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम यही काम कर रहे हैं तो ये भी एक प्रोजेक्ट ही है ना जी। हमने देखा कि हमने सोचा कि आधा घंटे में सब कुछ होगा, लेकिन कितने घंटे हो गए जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का जो एक दिमाग में पिक्चर बनती है, जो वो काम करने का तरीका जो BHL में हमने सीखा, उसमें से एक पहला टिप कि अगर कोई आपने प्रोजेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट करना है तो उसको शुरू कर दो, आधा अधूरा ही करो, स्टार्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब वो स्टार्ट हो जाता है ना, तब आपका दिमाग, जैसे आपने बोला, तब अभी अदरवाइज तो आदमी यही बोलता है मैं सोच रहा हूँ, सोचने से नहीं जी, स्टार्ट करो। ये हमने सीखा। बिल्कुल, कम से कम सर एक तो ये काम यहाँ काम आया। कोई सब्जेक्ट है सर, उसमें 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स में से हो सकता है कि एक यूनिट मुझे लगे कि ये सब्जेक्ट तो बहुत टफ है, ये 2 यूनिट्स तो बहुत मुश्किल हैं, पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि हमने कोई यूनिट शुरू की, कोई इजी से हमने शुरू किया, एटलीस्ट हो सकता है कि 1 यूनिट करते हुए, 2 यूनिट करते हुए, 3rd यूनिट करते हुए हो सकता है हमारा ब्रेन जो है वो इतना डेवलप हो जाए कि जो बिना शुरू करे 4th और 5th यूनिट हमें टफ लगती थी, अब वो हमें ईजी लग रही है। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप काम शुरू तो करिए, आप तैयारी शुरू तो करिए, कोई प्रोजेक्ट शुरू करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% रिजल्ट के साथ ही उसे एश्योरिटी के साथ ही करेंगे, जो हमने पहले भी बात की। तो एटलीस्ट काम शुरू करना है, एग्जीक्यूशन मोड में आना है। बहुत बढ़िया सर। अमित, हो सकता है कि आपको मेरी बात कुछ डिफरेंट, एक आपको मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूं इसका। जी जी। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जी। क्या होता है जब आप इजी काम शुरू करते हो तो 1-2 इजी काम करते करते आप थक जाते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो डिफ़िकल्ट काम छूट जाता है। आप जैसे मुझे अभी तक याद है 9th क्लास में एक वो मैट्रिक्स करना था, वो मैट्रिक्स मेरा आज तक नहीं हुआ जी। ठीक है। तो द ट्रिक इज यू स्टार्ट विद द डिफ़िकल्ट टॉपिक। जब आप डिफ़िकल्ट टॉपिक कर लेते हैं और कुछ मास्टरी उसमें आ जाती है, अब आपको पता है ये 3 टॉपिक तो आसान है, ये तो मेरी जिम है, तो उसको तो आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे, समझ रहे हो आप? मतलब वी कैन गो इन अ रिवर्स ऑर्डर आल्सो, हार्ड टू इजी। दिस इज व्हाट आई फील। जी। यू मे एग्जामिन इट, मतलब वो जी, आई लिव इट टू यू, बट मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। क्या होता क्या है कि जब हम 2-3 घंटे इजी चीज़ों में लगा देते हैं, फिर हम थक जाते हैं, फिर वो छूट जाता है जी। लेकिन अगर हम डिफ़िकल्ट चीज़ों से करेंगे, फिर वो इजी तो मेरे मतलब की है ना यार, तो और इजी हो गया, वो इजी हो गया जी। तो वो नहीं छूटेगी, तो उससे क्या होगा, आपका कवरेज पूरा हो जाएगा। और वो जो इनिशियल रेसिस्टेंस है माइंड में, जो पढ़ने के और वो टॉपिक को छोड़ने का, वो आएगा तो सही, वो भी आएगा बिल्कुल। अब आप देखो, मैंने तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कैट्स में भी लोगों को गाइडेंस दी है, तो उनको मैंने बोला यार कैट्स में तुम्हें पता है ना 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव, LRDI और जो इंग्लिश जो भी है वो।
होते हैं ना। बिल्कुल सर। अब तुम्हें पता है कि वो तीनों में नंबर आने हैं, जी। और लोग क्या करते हैं, सबको इंग्लिश पता है, ये अच्छी लगती है या क्वांटिटेटिव अच्छी लगती है, 2 छोड़ देते हैं, LRDI और वो, और फेलियर का रीजन है सर तो वही फेलियर का रीजन होता है। बिल्कुल। तो मैंने एक मतलब कई स्टूडेंट को बताया, मैंने कहा उल्टा करो। जी। तो शुरू में तो फिर वही जैसे मैंने बताया कि मैं उल्टी एडवाइस देता हूँ, तो शुरू में तो प्रॉब्लम हुई, टफ लगेगा, बट बाद में फिर उनका परसेंटाइल वो आया जो कभी वो सोचते नहीं थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब वी हैव टू हिट दैट पार्ट फर्स्ट, सो यू कैन एग्जामिन दिस अप्रोच। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कि इसी को लेके चलें, पर ये भी एक अप्रोच है विच इज इन द एग्जिस्टेंस, कि जिसको हम चाहे तो यूज करके देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वे पे कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल करो, यंग माइंड है यार, यंग लोग तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं। जी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे और रहेगा। एक तो क्योंकि यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं बच्चों के सिलेक्शन के लिए, तो आप उस सिलेक्शन में ऐसी क्या चीज़ें, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी इस पूरे सेशन में देखा, याद रखें व्यूअर्स एज वेल एज आवर डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पूरे सेशन में जो कुछ सीखा, आपने क्या, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है अभी, ठीक है। इस सेशन से मैंने ये सीखा कि अगर मुझे इंटरव्यू में जाना है तो डेफिनेटली, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, ये सेशन देख के चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू देने में कितना मजा आने वाला है। ये डेफिनेटली सर, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस, जो फीलिंग जो मुझे आ रही है, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी आ रही है। फिर भी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि क्या हम अपने बच्चों को कुछ और चीज़ें ये बता सकते हैं कि भाई, क्योंकि हम तो कभी मैनेजमेंट में इंटरव्यू लेने लायक कभी हुए ही नहीं थे, पर आप लोगों ने तो बहुत बच्चों को सिलेक्ट किया है, रिक्रूट किया है। व्हाट क्वालिटीज़ यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि देखिए एकेडमिक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों में होता ही है ना, और गेट में रैंक लाने के बाद ही वो बच्चे इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कैसे आप सिलेक्ट करते हैं कि ये बच्चा BHL लायक है, ये सिलेक्ट करना है, ये रिजेक्ट करना है? हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके मार्क्स कम है गेट में उससे आपने इन कर लिया। क्या आपका व्यू रहता है सर इन चीज़ों को लेके? देखिए, इसमें 2 ही बातें देखी जाती हैं मुख्य तौर पे। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, हालांकि चीज़ों को जनरलाइज करना अच्छा नहीं होता, बट 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो ये है कि हम इंटरव्यूअर आपसे ही पूछता है जी कि भाई आप बताओ, आप अपने बारे में बताओ जी। तो ये तो पहला सवाल ही होता है। तो सवाल हम इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि जो आप कह रहे हो, जो आप बोल रहे हो, तो वो आप कितने ऑथेंटिसिटी से बोल रहे हो। आर यू, मतलब जिसको बोलते हैं आर यू ऑथेंटिक पर्सन, है ना। वेदर यू नो द फैक्ट्स अबाउट दैट। हाँ, वेदर यू नो द फैक्ट। अगर तुम बोलते हो कि मैंने ये किताब पढ़ी है जी, तो फिर मैं उसको चेक कर लूँगा तुमने पढ़ी है कि नहीं। तो अगर उसमें गड़बड़ निकली तो फिर इसका मतलब तो गड़बड़ है ना यार, जी समझ रहे हो। एक तो चीज़ ये चेक की जाती है जी कि हाउ मच ऑथेंटिक यू आर। यू मे नॉट नो मैनी थिंग्स, वी डोंट चेक कि आपको ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, नहीं, वो तो मालूम है, ये तो सब फील्ड ऑफ थॉट में है ना। मैं तुम्हें एक किताब पकड़ा दूंगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल करा दूंगा, यू विल बी एक्सपर्ट, जी। वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, जब तुम्हें ऑथेंटिक नहीं हो, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। जी तो पहली बात तो ये है। जी सर। दूसरी बात ये है कि आर यू एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। आर यू कंट्रोल मतलब आर यू ओके, लेट मी मॉडिफाई इट, आर यू एबल टू मैनेज। तो वो स्ट्रेस इंटरव्यू किया जाता है कि आपको थोड़ा प्रेशराइज करते हैं, क्यों नहीं मालूम कि आपको, डोंट यू थिंक इट्स मतलब शेमफुल थिंग, ये वो इस तरह से बोलते हैं कई बार। तो वो आपको प्रेशर हैंडल करने के आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब क्या सिचुएशन आएगी, क्या प्रेशर आएगा ऑफिस में। अगर आपको लीडर बनाया जाता है और आप ही प्रेशर में आ गए, तो आप क्या लीड करोगे दूसरे को? बिल्कुल। अंदर से हो सकता है आप डरे हो, बट आपको दिखाना है ना, कि दिखाना है कि मैं डरा नेचुरली, है ना। तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, बिल्कुल सर, है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें आप लोग, क्योंकि नंबर्स में तो टेक्निकल तो ठीक है यार, टेक्निकल तो फटाफट मॉड्यूल तैयार हैं, सब हर कंपनी में होते हैं जी। जैसे मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, हमने देखा था GE वाले बोलते हैं कि हम 1 साल में इतनी इंटेंस ट्रेनिंग देंगे किसी लड़के को कि 5 साल का इंजीनियर बन जाएगा। जी बिल्कुल सर, मतलब वो तो कंपनी ही सिखा देगी, वो तो कंपनी सिखा देगी, लेकिन ये कहाँ से लाओगे जी, जो इमोशन है। सो दीज आर द बेसिक, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आई कैन से विच यू आर लुकिंग फॉर एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन इन इंटरव्यूज। बहुत बढ़िया सर। एक आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ कन्वर्सेशन में।
एक लास्ट चीज़ सर, जो आप बच्चों को बोलना चाहें कि की ऑफ सक्सेस क्या होगी। बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, पर आपके नज़रिए से की ऑफ सक्सेस या सक्सेस की क्या डेफिनेशन मानी जाए, बच्चों को किस चीज़ पर आप एम्फेसाइज करना चाहेंगे, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालें। देखो यार, अभी तो ये की ऑफ सक्सेस में दो बातें हैं, एक की है और एक सक्सेस है। जी। तो अगर हम सक्सेस समझ लें तो फिर की तो हमें पता लगी जाएगी जी। क्या है ना। तो अब सक्सेस की बात करते हैं। ठीक। सक्सेस भी हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है। बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ फीलिंग सक्सेस की। तो इसमें 3 डायमेंशन हम डिस्कस करते हैं। पहली डायमेंशन तो ये है कि सक्सेस मीन्स यू आर अचीविंग समथिंग। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि जब आप अचीवमेंट को मेज़र करते हो तो कोई स्टैंडर्ड भी होते हैं जी, तभी आप मेज़र करोगे। जी। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि हुज स्टैंडर्ड। देखो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप इंजीनियर बन गए, आप अच्छी पोजीशन में, जो कोई वाइस प्रेसिडेंट है या जो भी है, मतलब मैनेजर हैं इस तरह के, लेकिन आपने सक्सेस तो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, वर्ल्ड की नज़रों में तो आप वीपी हो, जी, है ना, वाइस प्रेसिडेंट, सक्सेसफुल हो। अपनी नज़रों में आप हो नहीं, क्योंकि आपको तो वो चाहिए नहीं, आपको तो कोई म्यूज़िक करना है तो कुछ और करना था। जी। तो सवाल ये है कि सक्सेस का एक पैरामीटर ये है कि अचीविंग अकॉर्डिंग टू हुज स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो अक्सर लोग परेशान रहते हैं वो जो अपना सेल्फ स्टैंड, मतलब हु परस्यू दी, जिसको अगर मैं साइकोलॉजिकल टर्म में बोलूँ, सिग्निफिकेंट अदर्स के गोल्स, हु सेट्स द गोल फॉर यू। ठीक है, 18-20 साल तक माँ बाप ने गोल सेट कर दिए आपके, या किसी और ने कर दिए, कोई इंस्पिरेशन वगैरह वो डू बी, बट आफ्टर देन व्हाट, हैव यू टेकन चार्ज ऑफ योर लाइफ? तो वो जो अचीवमेंट का जो गोल है जिस पे आप लगे हो 20 साल का, क्योंकि सक्सेस तो आप मतलब 30-40 साल की बात कर रहे हो ना, वो 20 साल में तो आप ठीक है एग्जाम निकाल लिया, वो एक माइलस्टोन हो गया, माइलस्टोन है ना। तो माइलस्टोन, देखिए सक्सेस तो फिर आप मे बी 30+ या 40 की बात कर रहे हो, एम आई करेक्ट? बिल्कुल सर, है ना। तो उस टाइम पे आपको ये लगता है कि यार हमने अपनी ज़िंदगी जी, हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए, अचीवमेंट अपने हिसाब से करी, या माँ बाप की करी या किसी और की करी, XYZ। तो एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। तो हुज स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। आई मे बी सक्सेसफुल बट मेरे हिसाब से नहीं है तो अनसक्सेसफुल। स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से होना चाहिए। हाँ, और जब स्टैंडर्ड मेरा होगा तो फिर पैशन होगा जी, फिर कोई रेसिस्टेंस होगा नहीं, मेंटल रेसिस्टेंस। बिल्कुल। फिर हमें ये नहीं लगेगा यार हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो वही तो सक्सेस है, और क्या। एग्जैक्टली, मतलब पहली बात तो ये हो गई जी। अब दूसरा डायमेंशन इसका ये है, डू आई अंडरस्टैंड माई मेंटल मेकअप, डू आई अंडरस्टैंड माई इमोशंस। क्योंकि देखो ऐसा है आजकल के टाइम पे, ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके यंग जो व्यूअर्स हैं, हालांकि सबके लिए एप्लीकेबल है, बट यंग व्यूअर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि हम जो है ह्यूमन बीइंग इज ए यू नो इज ड्रिवन बाय थॉट, इज यू नो थॉट इज ड्राइविंग नाउअडेज, है ना। थॉट इज इम्पॉर्टेंट, विचार जिसको हिंदी में बोलते जी। तो, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ये जो हमारा सर है ये इट इज़ ओनली 10%, बाकी ये है। और यहाँ जो है ये सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड इज मेड ऑफ 90%, ये तो सबको पता है, बट उसका लाइफ में इम्पैक्ट कितना होता है ये किसी को नहीं पता जी। तो जो मेजर जो इश्यूज आते हैं किसी भी ज़िंदगी में, आप यू गो बैक टू योर लाइफ, तो जो मेजर इश्यूज आते हैं वो यहीं से आते हैं। डू आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई इमोशन, कि मैं जो लाइफ के जो पॉलिसी डिसीजन ले रहा हूँ किस स्टैंडर्ड से ले रहा हूँ। अभी मैं वो पहला वाला स्टैंडर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो गोल सेटिंग है जी, ये मैं अपने बारे में कह रहा हूँ जी। ठीक है ना। व्हाट आर माई फीलिंग्स, डू आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। हमें ये सिखाया जाता है जनरली कि दूसरे को समझो, दूसरे पे ध्यान लगाओ, है ना, उसके अनुसार चलो फैमिली लाइफ में या जो भी है। लेकिन नहीं, अगर मैं अपने को नहीं समझूंगा तो तुम्हें क्या समझूंगा? बिल्कुल। और अपने को मैं तब समझूंगा जब मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड समझूंगा जी, कि मेरे अंदर क्या स्टोर्ड है। और क्या स्टोर्ड है मतलब बाय वर्च्यू ऑफ माय ट्रेनिंग, बाय वर्च्यू ऑफ माय बुक्स आई हैव रेड, बाय वर्च्यू ऑफ माय फैमिली वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह वगैरह वगैरह।
एंड एज आई मेंशन अर्लियर, लाइफ में appropriateness of a decision is determined by context and timing. तो वो appropriateness कहाँ से आएगी? यहीं से तो आएगी ना, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। और अभी ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब लंबा जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो ये हमारे जैसे कई बार लाइफ में क्या होता है, अननोन रिएक्शन आते हैं। जैसे मुझे तुम पसंद नहीं आ रहे जी, पर क्यों नहीं आ रहे जी, वाई आई एम नॉट लाइकिंग यू is a result of my some emotional kind of reaction which I am not aware. कई बार होता है ना, मुझे यार ये आदमी समझ में नहीं आ रहा, क्यों भाई, क्या इसने क्या कर दिया तेरे को जी? ये किया तो कुछ नहीं, मगर इमोशंस मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो, मैच नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं नॉट नोन जी, अननोन पार्ट ऑफ योरसेल्फ जी। सो दैट मीन्स यू डोंट नो कि व्हाट इज मेकिंग यू टू डिसाइड टू डिसलाइक दिस फेलो, जबकि उसने कुछ किया नहीं। नॉर्मली तो यही होता है ना कि यार यहाँ से एक आता है, बिल्कुल एक्सटर्नल स्टिमुली आता है जी, और उससे काम होता है, उससे तो ये दूसरी डायमेंशन है जी। तो जब मैं अपने को नहीं समझूंगा तो तुमको क्या समझूंगा जी, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसका मतलब सर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो हम समझ पाते हैं ये है कि उन्हें पहले एक इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए, उन्हें ये अपना उनका स्टैंडर्ड खुद सेट होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है ना। कई बार कुछ लोग जो डिसीजंस ले लेते हैं वो ऐसे ले लिया कि क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं या फिर रिलेटिव्स बोलते हैं, या इसको आप बोलो सिग्निफिकेंट अदर्स, यस, है ना। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट अदर्स की वजह से हमने कोई डिसीजन ले लिया, तो इट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन एनी और यू वांट एनी सक्सेस इन लाइफ, अल्टीमेटली द स्टैंडर्ड इज टू बी सेट बाय योर इमोशंस, योर माइंडसेट, है ना। आपके सामने कोई औरों के, जैसा आपने बोला कि अदर्स के बैरियर्स नहीं होने चाहिए, तो आप बहुत ही बेहतरीन लाइफ में कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट और भी है अमित, देखो, जब मेरा ये बिलीफ है या जब मेरे को ये एक जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग उतरती है जब मेरे दिमाग में कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नॉट माई फादर और पेरेंट्स और XYZ जी, है ना, नॉट माई चिल्ड्रन इवन, जब मुझे ये फीलिंग आती है तो तब क्या होता है, जो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके पास आई? मेरे पास आई जी। अदरवाइज क्या होगा, मैं बोलूँगा अमित रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, तो चेंज किसको होना है? अमित को। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? अमित की। तो मैं तो आराम से सोऊंगा ना, और फिर 1 साल के बाद बोलूँगा या 2 साल के बाद, यार मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। अरे होगा कैसे? क्योंकि हमें फील करना है वो चीज़, हमें तुमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित को दे दी ना जी, बिल्कुल। तो अब सारा काम उसने करना है, बिल्कुल, समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत फंडामेंटल नियम है। जब आप बोलते हो कि मैं, मेरे कारण मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है मेरे कारण हो रहा है जी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान हो, आप किसी को मरने से बचा लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर अल्टीमेटली, हाँ, अल्टीमेटली एक क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द एक्सटेंट पॉसिबल जी। अब मैं तीसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो इसी से एमिनेट होता है कि जब मैं बोलता हूँ कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं यंग माइंड हूँ, आई कैन हैंडल चेंज, आई कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी, एग्जिस्टेंस, रियलिटी, उसके अनुसार काम, मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ। जब मेरे को ये कॉन्फिडेंस है तो फिर क्या है, फिर तो सक्सेस ही सक्सेस है, क्योंकि जो भी छोटे मोटे फेलियर होंगे या बड़े फेलियर भी हो सकते हैं, बट होते हैं ना, फेलियर ना, तुम कोई भगवान थोड़ी हो यार जी। बट द एज आई मेंशन अर्लियर, द फेलियर्स विल नॉट अफेक्ट योर सेल्फ एस्टीम। फिर तुम्हें ये नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया तबाह हो गई, मैं मरी जाऊं, सुसाइड कर लूं, ये दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं, मतलब अपने फेलियर के लिए, हाँ, ब्लेम दूसरों को नहीं, वो एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया जी, कि अब सब खत्म हो चुका है जी, नथिंग कैन बी डन, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। अरे फेल हुआ हूँ, कोई जिंदगी थोड़ी गई है जी, मैं फिर उठ के आ सकता हूँ। देखा ना तुमने, ये अमिताभ बच्चन का है ना ये एग्जाम्पल, पूरी कंपनी बिक गई थी, मरी गया था ऑलमोस्ट, आई मीन बैंकरप्ट जी, और फिर आज फिर देखो, फिर बुलंदियों पर। तो अपनी एंड ही डिड नॉट, उसको ये नहीं लगा कि यार मैं तो इतना बड़ा एक्टर हूँ या स्टार ऑफ द मिलेनियम जो भी बोलते हैं उसको जी, वो टीवी पे आके चालू हो गया KBC, नोबडी इमेजिन्ड, करेक्ट। मेहनत करने का जो जज्बा है, और कोई दूसरा होता वो कहता है अरे मैं ये टीवी पे आऊँगा, तो उसने कंटेक्स्ट और टाइमिंग देखा ना अपने जीवन का
डिसीजन का देखा? आर यू एबल टू रिलेट? बिल्कुल सर। वो सूडो सेल्फ एस्टीम, सूडो प्रोटेक्शन ऑफ हिज इमेज, उस चक्कर में नहीं पड़ा। बिल्कुल। आई डो नॉट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस। नहीं सर, डेफिनेटली। तो ये थर्ड एस्पेक्ट है जी। मतलब अल्टीमेटली एक ईगो वाला जो सिस्टम है, या ये मान के चलना कि कहीं भी फेलियर से या मेहनत, मतलब अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम ये सोचें कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये एक फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एक ये फीलिंग है कि मेरा स्टैंडर्ड मैं खुद हूँ, मैं खुद अगर गिर भी गया हूँ तो एक बार फिर से खड़ा हो जाऊँगा और बुलंदियों को छू दूँगा, है ना। तो ये तो सर बहुत ही गहरी बातें जो आपने यहाँ पर की, बहुत ही लेट्स से वी कैन से कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो मिला होगा व्यूअर्स को, है ना, हमारे स्टूडेंट्स को। इसके लिए सर हमेशा हम लोग बहुत आभारी रहेंगे आपके, बहुत बहुत। नहीं, अभी आपने मेरे से सवाल पूछे ना, अब एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ। आप ये बताओ, आजकल की दुनिया में खासकर जब भी हम इतने विचारों में हैं और व्हेन वी आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, थॉट्स और ये सब जो भी है, करंट वर्ल्ड, करंट टाइम, डू यू थिंक वी आर रियली ड्रिवन बाय रीजन, रैशनल थिंकिंग और इमोशंस? नहीं, व्हाट डू यू थिंक? आई विल चूज इमोशनल थिंकिंग सर, बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम अगर आप ऐसा पूछते हैं तो जो 3 बड़े बड़े डिसीजंस मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं वो कहीं ना कहीं वो इमोशन से ज़्यादा रिलेटेड थे, रैशनलाइजेशन उसमें कम था। तो मुझे लगता है कि जो डिसीजंस हम लेते हैं, हमें फील हो रहा होता है कि वो हम बहुत क्वांटिटेटिव ले रहे हैं या रैशनलाइजिंग वे से ले रहे हैं, पर नहीं, जो बड़े डिसीजंस होते हैं जो हमें थ्रस्ट देते हैं बुलंदियों पर जाने का, दोज आर कनेक्टेड विद द इमोशंस ओनली, जो मेरा मानना है। आई थिंक अगर एज ए सीनियर यू विल व्हाट योर चॉइस सर, वेदर एम आई करेक्ट और नॉट? नहीं, बिल्कुल यू आर राइट। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल की दुनिया में एक सबसे बड़ी स्किल चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आई नीड, टुडेज यूथ नीड, और यंग पीपल और ओल्ड पीपल, इवन पीपल लाइक मी, इवन सिंगल कंपिटेंस जो चाहिए, व्हेन यू शुड लिसन टू योर थॉट and a connection between thought and emotion, because normally we are being taught कि दिल से काम करो, and मतलब दिमाग is the adversary of thought, emotion. No, both are not adversaries, they are complementary, but we do not know their role, and both the roles are important to understand the differentiation between them or to understand the correlation between them, both are important. अब इसमें बातें फिर कभी। जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वी आर फीलिंग ब्लेस्ड एंड वी आर रियली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस पार्ट ऑफ द फॉर दिस सेशन which definitely encouraging and enlightening the students. तो फिर एक बार मुलाकात की आशा से सर यहाँ पर आपसे ज़्यादा चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड फिजिक्स वाला की पूरी टीम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। धन्यवाद सर। Thank you, Amit. Thank you very much for presenting me this opportunity to talk to you. In fact, I am always delighted to associate with the young people. As I said, young minds are minds who are programmed to take challenges. Definitely, sir. है ना, आपका ये जो आपकी बातें हैं, जो भी हमने यहाँ पर सीखा है, ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, और इसको जीवन में उतार के और इससे बहुत कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। तो मैं और हमारे सारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स इन विचारों से बहुत प्रभावित होंगे, और इनको कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ को और बेटरमेंट में लगाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।